वांग शाओरू तुरंत दौड़कर जो युए के पास पहुंची। उसने जो यू की सफेद बाहों और जांघों पर पड़े ब्रूजेस देखे और चिंतित होकर बोली, शाओ यू, बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ, जोई ने हल्का सा सिर हिलाया। वांग शाओरू तुरंत मुड़ी और गुस्से से लिन को घूरते हुए बोली, लिन, तुम सिर्फ स्पारिंग पार्टनर थे, इतना जोर से मारने की क्या जरूरत थी? लिनफे ने तुरंत सफाई दी, मैं तो पहले ही अपनी ताकत को काफी कंट्रोल कर चुका था। अगर इससे भी हल करता तो ट्रेनिंग का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। तुम, वांग शाओरू अभी और डांटना चाहती थी कि तभी घास पर बैठी जो ये बोल उठी, ठीक है शाओरू, लिन फेई को मत डांटो, ये चोटें कुछ भी नहीं है। वह हल्का मुस्कुराई और बोली, जहां तक मुझे पता है, हमारे वाइटैलिटी जिम में जो प्रैक्टिशनर्स ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें तो इससे कहीं ज्यादा चोटें लगती हैं। जोयो ने उल्टा लिनफे का बचाव किया। वांगशाओरू ने कहा, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करती हूं, मुझे ये सब पता है। लेकिन तुम उनसे अलग हो, तुम रोज इतनी प्रैक्टिस नहीं करती। तभी लिनफे बोला, शाओरू, शायद तुमने एक चीज नोटिस नहीं की, अभी जो जोयो ने फाइट किया वो उसके यूजुअल लेवल का नहीं था। हैं? वांग शाओरू ने हैरानी से लिनफे की तरफ देखा, फिर जोयो की तरफ। जोयो ने अपने हाथ के ब्रूज को हल्के से दबाया और लिनफे से कहा, तो तुमने नोटिस कर लिया? लिनफे मुस्कुराया, जैसे ही तुमने सायोनिक एनर्जी इस्तेमाल की, उसके फ्लक्चुएशंस पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। तभी मुझे समझ आ गया था। और तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स भी पहले से कहीं ज्यादा पॉलिश लग रही थी। तुमने चुपचाप प्रैक्टिस की है ना? जोयो ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ, कुछ समय से मैं सीरियसली ट्रेनिंग कर रही हूं। फिर उसने उत्सुक होकर पूछा, तो बताओ, मेरी करंट स्ट्रेंथ से क्या मैं स्ट्रेंज एनिमल हंटर क्वालिफिकेशन एग्जाम पास कर सकती हूं? लिनफे ने ईमानदारी से कहा, तुम पहले से काफी स्ट्रांग हो गई हो, लेकिन सच कहूं, अभी भी तुम बस ऑर्डिनरी पीपल से थोड़ी बेहतर हो। क्वालिफिकेशन एग्जाम पास करने के लिए तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। यह सुनकर जोयुओ थोड़ी चुप हो गई। तभी वांग शाओरू तुरंत बोली, लिनफे, तुम शाओयू का कॉन्फिडेंस क्यों गिरा रहे हो? मुझे तो वह पहले से ही काफी पावरफुल लगती है। जो घास पर लेटते हुए बोली, लिनफे, वैसे भी मैं सेकंड स्टेज अर्ली फेज कल्टीवेटर हूं। तुम्हारी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल बेकार हूं। लिनफे कुछ कदम आगे बढ़ा। वह जोयो के पास बैठ गया। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और हल्के से दबाया। अगले ही पल उसके हाथ से हल्की गर्म रोशनी निकलने लगी। यह उसकी लाइट ऑफ लाइफ एबिलिटी थी। वह जोयू की चोटों को हील करते हुए बोला, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी सच में सेकंड स्टेज अर्ली फेज तक पहुंच चुकी है, लेकिन तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना अभी उसके बराबर नहीं है। इसलिए तुम्हारा सेकंड स्टेज अभी हॉलो है। अगर तुम एबिलिटीज का इस्तेमाल करके एनिमी से लड़ो तो ठीक है, लेकिन अगर एबिलिटीज इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो ज्यादा से ज्यादा तुम फर्स्ट स्टेज हाई लेवल मॉन्स्टर हंटर से मुश्किल से लड़ पाओगी। अगर ओपोनेंट फर्स्ट स्टेज हाई लेवल इन्वेस्टिगेटर हुआ, तो तुम बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाओगी। लिनफे ने फिर कहा, और वैसे भी अब सिचुएशन बदल चुकी है। एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो अब इन्वेस्टिगेटर्स की भर्ती के लिए कम से कम सेकंड स्टेज स्ट्रेंथ मांगता है। हाँ, अगर किसी की अवेकेंड एबिलिटी बहुत स्पेशल हो, तो कभी कभी एक्सेप्शन भी मिल जाता है। इतना कहकर लिनफे ने लाइट ऑफ लाइफ एबिलिटी बंद कर दी। गर्म हीलिंग लाइट के असर से जोयू के शरीर की थकान धीरे धीरे गायब हो गई। वह घास से उठकर खड़ी हो गई। उसने अपनी बाहों और जांघों को देखा, जहां पहले ब्रूजेस थे, अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, तो फिर मैं आगे भी प्रैक्टिस जारी रखूंगी और जितनी जल्दी हो सके स्ट्रेंज एनिमल हंटर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हासिल करूंगी। फिर उसने लिनफे की तरफ देखा, लिनफे, आगे से तुम्हें ही मेरा स्पैरिंग पार्टनर बनना पड़ेगा। लिनफे का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वह धीरे से बुदबुदाया, यह तो बड़ी मुसीबत हो गई। पास खड़ी वांगशारू ने उसकी बात सुन ली। वह हंसते हुए बोली, लिनफे, बिजनेस ट्रिप के दौरान तुम्हारा वेट थोड़ा बढ़ गया है। शाओयुए जब क्वालिफिकेशन एग्जाम की तैयारी करेगी तो तुम उसके स्पारिंग पार्टनर बन जाना। वैसे भी तुम्हें एक्सरसाइज की जरूरत है। लिनफे मन ही मन सोचने लगा, उसे क्या पता, जोयुए के साथ प्रैक्टिस करना तो मेरे लिए वार्म अप भी नहीं है। वह कुछ बोलने ही वाला था कि जोयू आगे बढ़ गई। वह सूट की दिशा में चलते हुए मुस्कुराई, ठीक है, अब इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। चलो वापस चलते हैं, नहा लेते हैं और फिर लाई सिटी घूमने का हमारा ट्रैवल प्लान जारी रखते हैं। उसी समय
चीन के दक्षिण पश्चिम में चीन के साउथ वेस्ट में फैले एक घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर एक छोटा सा विलेज था। वह विलेज अब इंसानों द्वारा पूरी तरह छोड़ दिया गया था। टूटी हुई गलियों और जर्जर मकानों के बीच एक फ्लेमिंगो स्ट्रेंज बीस्ट धीरे धीरे एक कोने से बाहर झांका। उसकी काली आंखें इधर उधर सावधानी से देख रही थीं। लगभग 10 सेकंड तक आसपास का माहौल जांचने के बाद वह धीरे धीरे बाहर आया। उसका आकार बहुत बड़ा नहीं था। अवेकन होने के बाद उसकी हाइट लगभग 1 मीटर 20 सेंटीमीटर थी। उसका रूप कुछ हद तक आर्कियोप्टेरिक्स जैसा था, जैसे डायनासोर और बर्ड के बीच का ट्रांजिशनल क्रीचर। उसके मुंह में छोटे छोटे फैंग्स थे, हाथों में क्लॉज थे, और उसके फोर लिम्स धीरे धीरे विंग्स में बदलते जा रहे थे। पास की झाड़ियों में शुईतोंग छिपकर घात लगाए बैठी थी। उसने अपने शरीर की साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशंस पूरी तरह सप्रेस कर रखी थी। उसकी ब्रीदिंग भी बेहद धीमी थी। झाड़ियों के बीच से वह उस फ्लेमिंगो स्ट्रेंज बीस्ट को ध्यान से देख रही थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। शांत जंगल में उस क्रीचर के कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कुछ ही क्षणों में वह शुईतोंग के अटैक रेंज में आ गया। शुईतोंग तलवार लेकर झपटने ही वाली थी कि अचानक उसके सिर के ऊपर तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। उसका इंस्टिंक्ट तुरंत अलर्ट हो गया। वह बिजली की तरह नीचे झुकी और साइड में रोल हो गई। अगले ही पल रोर, एक विशाल जायंट स्लॉथ मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया। उसका पंजा हवा चीरता हुआ नीचे गिरा। उसके तुरंत बाद मॉन्स्टर ने जोर से दहाड़ लगाई। पास खड़ी श्वेतोंग को अचानक महसूस हुआ उसका सिर भारी हो गया है। उसकी आंखों के सामने हल्का चक्कर आने लगा। उसकी मूवमेंट्स भी थोड़ी स्लो हो गई। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जायंट स्लॉथ मॉन्स्टर फिर से उस पर चपटा। उसकी मोटी बाहें और तेज पंजे सीधे शुए यीटोंग की तरफ बढ़े, लेकिन उसी क्षण होश में आ गई। उसने पास पड़ी एक बड़ी चट्टान उठाई और पूरी ताकत से मॉन्स्टर की तरफ फेंक दी। फिर वह जमीन पर लेजी डोंकी रोल करते हुए दूसरी दिशा में लुढ़क गई और अटैक से बच गई। पत्थर सीधे मॉन्स्टर के चेहरे पर लगा। मॉन्स्टर ने गुस्से में फिर दहाड़ लगाई और शुएटोंग के पीछे दौड़ने ही वाला था कि शू, हवा में एक और आवाज गूंजी। दरअसल थियनफेन, जंग शाओबिंग, लिन शाओहुआ और बाकी टीममेट्स भी पास ही छिपे हुए थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि शुएटोंग पर हमला हुआ है, उन्होंने तुरंत जमीन से पत्थर उठाकर जायंट स्लॉथ मॉन्स्टर पर फेंकने शुरू कर दिए। हालांकि उसकी मोटी खाल के सामने ये अटैक्स ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन इससे मॉन्स्टर बुरी तरह गुस्सा हो गया। उसने तुरंत शुएटोंग को छोड़ दिया और अपनी नजरें कमजोर दिखने वाले थियानफेन पर टिका दी। थियानफेन, सीधे आगे भागो, पीछे मुड़कर मत देखना। जमीन से उठते हुए ने जोर से चिल्लाकर थियानफेन को चेतावनी दी और उसी समय उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट कर दी। उसके चारों तरफ कुछ मीटर्स के रेडियस में खड़े पौधे अचानक मुरझा गए। जैसे ही उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ी, शेतोंग बिजली की तरह जायंट स्लॉथ मॉन्स्टर की तरफ छपट पड़ा। पफ! कुछ देर तक चली बेहद फियर्स बैटल के बाद आखिरकार शेइटोंग और उसके साथियों ने मिलकर उस जायंट स्लॉथ मॉन्स्टर को घेर कर मार गिराया। हाँ, सच में यह आसान नहीं था। जंग शाओबिंग ने अलग पड़े सिर वाले जायंट स्लॉथ मॉन्स्टर को देखते हुए गहरी सांस लेकर सबसे कहा। लिन शाओहुआ हल्का मुस्कुराया। हालांकि वो फ्लेमिंगो एग्जॉटिक एनिमल भाग गया, लेकिन इस जायंट स्लॉथ एग्जॉटिक एनिमल को हंट करना भी बुरा डील नहीं है। शेइटोंग ने तुरंत गंभीर आवाज में कहा, जल्दी करो और इस स्ट्रेंज बीस्ट को प्रोसेस करो। ये जगह बहुत डेंजरस है। हमें जितनी जल्दी हो सके इस फॉरेस्ट से निकलना होगा। इसके बाद सब लोग मिलकर उस एलियन बीस्ट की लाश को प्रोसेस करने लगे। काफी देर की बिजी वर्क के बाद उन्होंने अपने स्पॉइल्स तैयार कर लिए और घर लौटने की तैयारी करने लगे। तभी अचानक पीछे से एक बेहद भारी और ताकतवर रोर गूंजा। उस रोर के साथ चारों तरफ के पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे उन पर मैग्नीट्यूड 13 टाइफून टूट पड़ा हो। मोटे ट्रंक्स झुक गए, पतली ब्रांचेस टूटकर बिखर गई और पत्तियां पूरे आसमान में उड़ने लगी। इतनी टेरिफाइंग पावर देखकर शीतों का चेहरा तुरंत बदल गया। पीछे हटो, अभी। सब लोग तुरंत अपने प्रे उठाकर तेजी से पीछे हटने लगे। बाहें तेजी से झूल रही थी, पैरों की स्पीड बढ़ती जा रही थी। हल्की सी जंप में ही वे कई कदम दूर पहुंच जा रहे थे। जैसे जैसे वे भागते गए, पीछे छिपा हुआ अननोन थ्रेट उनके दिलों में डर भरता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे काश उनके पास विंग्स होती और वे उड़कर दूर निकल जाते। कई किलोमीटर तक बिना रुके भागने के बाद आखिर वह अजीब सी प्रेशर धीरे धीरे गायब हो गई।
तभी सबकी स्पीड थोड़ी धीमी हुई। इस समय आसमान हल्का अंधेरा हो चुका था। फॉरेस्ट से बाहर निकलने में अभी भी हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स बाकी थे। हालांकि लगातार भागने की वजह से शुई तोंग और बाकी सभी लोग बुरी तरह हांफ रहे थे। फिर भी किसी ने रुककर आराम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि साइकिक एनर्जी इरप्शन के बाद रात का जंगल बिल्कुल एक दूसरी दुनिया बन जाता है। दसियों मीटर्स ऊंचे प्राचीन पेड़ रात के अंधेरे में ऐसे लगते थे जैसे विशाल जायंट्स अपने हाथ हिला रहे हों। हर तरफ कलरफुल मशरूम्स उगे हुए थे। कीड़ों की तीखी आवाज, पेड़ों के ट्रंक्स की चरमराहट और गहरे जंगल से आती अजीब अजीब बीस्ट साउंड्स पूरा माहौल बेहद क्रीपी बना रहे थे। अभी अभी उस अननोन पावरफुल बीस्ट की ताकत देख चुके थे, इसलिए चाहे कोई कितना भी ब्रेव क्यों न हो, कोई भी अपनी विजिलेंस कम करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद आखिरकार शुई यितोंग और उसकी टीम जंगल से बाहर निकल आई। जंगल छोड़ते ही सबके टाइट नर्व्स तुरंत ढीले पड़ गए। लगातार लड़ाई और भागने की वजह से उनके शरीर की ज्यादातर साइकिक एनर्जी और फिजिकल स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी थी। हर कोई बेहद एग्जॉस्टेड दिख रहा था। वे सीधे उस होटल की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने खास तौर पर एलियन हंटर्स के लिए बने अकोमोडेशन में चेक इन किया था। कमरे में पहुंचने के बाद टियानफेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सच में टेरिफाइंग था। अभी जो स्ट्रेंज बीस्ट रोर कर रहा था, उसकी स्ट्रेंथ कम से कम टियर 3 या उससे भी ऊपर ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता वो सिर्फ थर्ड ऑर्डर हाई लेवल मॉन्स्टर था। इतनी पावर वह उससे भी ज्यादा लग रही थी। लिन शाहुआ ने सोचते हुए कहा, अगर वो टियर 3 पिनकल से ऊपर होता तो लोकल एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो जरूर रिएक्ट करता। देखो, हम पूरे रास्ते लौटे हैं, लेकिन कहीं भी इन्वेस्टिगेटर्स की एक्टिविटी दिखाई नहीं दी। इस पर शेइतोंग ने शांत स्वर में कहा, एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो हमेशा अपने ऑपरेशंस स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखता है। अगर थर्ड ऑर्डर पीक से ऊपर के एलियन बीस्ट सिटी के पास आते हैं तो वे जरूर एक्शन लेते हैं। हमने नहीं देखा, इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया। हाँ, ये बात सही है। बाकी सभी लोगों ने उसकी बात से सहमति जताई। कुछ देर बाद शुइतोंग बोला, वैसे इस बार हमारा हार्वेस्ट काफी अच्छा रहा है। कल हम वापस रोंगचेंग लौटेंगे। टियानफेन मुस्कुराया, सच कहूं तो ये पूरा वीक बहुत एग्जॉस्टिंग रहा। वापस जाकर मुझे कुछ डेज आराम करना पड़ेगा। उसके बाद शुइतोंग और उसकी टीम पूरी तरह जंगल के बीस्ट टेरिटोरी से निकलकर मानव शहर के सेफ एरिया में पहुंच गई। लेकिन उनके जाने के कुछ ही देर बाद जंगल के आउटर एरिया में इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम दिखाई दी। उनके हाथों में स्पिरिचुअल वेपन्स थे और वे गंभीर चेहरों के साथ उस डिवाइस को देख रहे थे जिस पर आसपास मौजूद स्ट्रेंज बीस्ट्स की संख्या डिस्प्ले हो रही थी। रोंगचेंग नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के एक पुराने कम्युनिटी एरिया में बिजनेस ट्रिप से घर लौटने के बाद शेन वुफेंग ने देखा कि चिनशियू घर पर नहीं थी। उसने तुरंत वीचैट पर मैसेज भेजा। तभी उसे पता चला कि चिनशियू उसके कजिन के साथ शॉपिंग करने गई हुई है। शेन वुफेंग थोड़ा हैरान हुआ, इन दोनों की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी कब हो गई। कुछ पल सोचने के बाद उसने ये बात मन से निकाल दी। फिर वह घर की पूरी सफाई करने लगा। अंदर बाहर सब कुछ साफ किया, काफी पुराने और बेकार सामान फेंक दिए, जिससे घर अचानक पहले से काफी स्पेशियस लगने लगा। जब वह खत्म हुआ तब रात के 8 o'clock से भी ज्यादा हो चुके थे। नहाने के बाद शेन ने जल्दी से अपना डिनर किया। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने स्पोर्ट्सवेयर पहना और स्पोर्ट्स टॉवल लेकर नाइट रन के लिए निकल पड़ा। असल में कुछ समय पहले जब वह अपने कजिन चेन पेपे को बार से लेने गया था, तब उसकी कुछ बदमाश युवकों से लड़ाई हो गई थी। उस घटना के बाद शेन वुफेंग ने अपनी फिजिकल फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और तभी से उसने रोज नाइट रनिंग करने फैसला किया। आजकल कई लोग मॉर्निंग जॉग की जगह नाइट रन पसंद करते हैं, क्योंकि रात का अंधेरा एक तरह की लोनलीनेस और साइलेंस लाता है। ऐसे माहौल में इंसान आसानी से अपने इमोशंस को शांत कर सकता है। रनिंग करते समय इंसान खुद को महसूस कर सकता है और दिन भर हुई घटनाओं के बारे में सोच सकता है। लेकिन शेन वुफेंग का रीजन बिल्कुल अलग था। उसके लिए नाइट रन का डार्कनेस या इमोशंस से कोई लेना देना नहीं था। वह तो बस इसलिए दौड़ता था क्योंकि दिन में उसे जॉब करनी होती थी। एक्सरसाइज के लिए उसके पास बस रात का ही समय था। शेन वुफेंग घर से निकला और शहर की चमकती लाइट्स के नीचे अंधेरी रात में बिना किसी डायरेक्शन के दौड़ने लगा। काफी देर बाद वह एक पार्क पाथवे में मुड़ गया
दौड़ते दौड़ते वो आसपास की सीनरी को एडमायर करने लगा। रात के क्रिकेट्स की आवाज, दोनों तरफ खड़े प्लांट्स और फ्लावर्स की हल्की सरसराहट, पूरा माहौल बेहद रिफ्रेशिंग लग रहा था। कभी कभी कुछ लोग पास से गुजर जाते। तभी दूर रास्ते पर चलती एक महिला ने उसका ध्यान खींच लिया। वह रेड ड्रेस पहने हुए थी और हाथ में हैंडबैग था। हल्की रोशनी की वजह से शेन वूफेंग उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी बॉडी पोस्चर और टेम्परामेंट देखकर साफ समझ आ रहा था कि सामने से आती वह महिला बेहद ब्यूटीफुल और एलिगेंट थी। एक सामान्य पुरुष होने के नाते शेन वूफेंग की नजर स्वाभाविक रूप से उस पर टिक गई और उसके मन में हल्की क्यूरियोसिटी भी पैदा हुई। इतनी खूबसूरत महिला, और वो भी इतनी सुनसान पार्क पैथ पर रात में अकेले चल रही है। ये बात सच में अनकॉमन थी। जैसे जैसे वे दोनों करीब आते गए, शेन वुफेंग ने देखा कि उस महिला का शरीर थोड़ा डगमगा रहा था। उसके मन में तुरंत समझ आ गया, तो ये ड्रिंक करके आई है। कुछ ही पलों में दोनों एक स्ट्रीट लाइट के नीचे मिलने वाले थे। रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई। शेन वुफेंग ने आखिरकार उसकी तरफ सीधा देखा, उसका चेहरा देखने के लिए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस महिला के चेहरे पर पड़ी, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसकी नजर अब उसके चेहरे से हटने को तैयार ही नहीं थी। उस महिला के लंबे और मुलायम बाल पीछे की तरफ हल्के से बंधे हुए थे। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी हुई थीं। पतले होंठ आपस में दबे हुए थे, जिनमें एक हल्की सी उदासी झलक रही थी। उसकी चमकती आंखों के नीचे एक छोटी और सुंदर नाक थी, ऊंची और गोल नोज ब्रिज के साथ। नाक के पास मौजूद वह छोटा सा ब्यूटी मोल उसके चेहरे की खूबसूरती को और भी ज्यादा उभार रहा था। उसका पूरा चेहरा साफ, स्वीट और सॉफ्ट ब्यूटी से भरा हुआ था। उसकी एलिगेंस इतनी नेचुरल थी कि फेमिनिन ब्यूटी शब्द जैसे उसके लिए ही बना हो। जब वह धीरे धीरे शेन वूफेंग के करीब आई, तो शेन वूफेंग की नजर अनजाने में उसके चेहरे पर टिक गई। दोनों लगभग एक दूसरे के सामने आने ही वाले थे कि अचानक वमिट, महिला ने झुककर उल्टी कर दी। आह! संकरी पैथ की वजह से वह अपना बैलेंस नहीं संभाल पाई। वह थोड़ा झुककर सीधे शेनुफेंग से टकरा गई और हल्की सी चीख निकल गई। अगले ही पल गंदी उल्टी सीधे शेनुफेंग के शरीर पर छिटक गई। टक्कर की वजह से महिला का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। उसने इंस्टिंक्टिवली शेनुफेंग को पकड़ लिया और दोनों लगभग गिर पड़े। महिला शेनुफेंग के ऊपर झुक गई। उसने उसके चेस्ट की शर्ट पकड़ रखी थी और बीच बीच में फिर सिर झुकाकर उल्टी कर देती, जिससे शेन वुफेंग के शर्ट और पैंट्स पूरी तरह गंदे हो गए। कुछ देर बाद जब महिला की उल्टी रुक गई, तो वह जल्दी से उठी और 2 कदम पीछे हट गई। वह सिर झुकाकर बार बार सॉरी कह रही थी, लेकिन उसी समय उसका हाथ अनजाने में हैंडबैग के अंदर चला गया और उसने अंदर रखी किसी चीज को कसकर पकड़ लिया। शेन वुफेंग की नजर काफी तेज थी। उसे हैंडबैग के कोने से झांकता हुआ इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस साफ दिखाई दे गया। ये देखकर शेन वुफेंग के चेहरे पर एक हेल्पलेस एक्सप्रेशन आ गया। वह मन ही मन सोचने लगा, मिस, विक्टिम तो मैं हूं, ठीक है, और मैं ऐसा भी नहीं दिखता कि कोई क्रिमिनल हूं। ठीक है, अगर सच कहूं तो मैं भी कोई सेंट नहीं हूं, लेकिन कम से कम अभी तक मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। शेन वुफेंग धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसने अपने चेस्ट और पैंट्स को झटक कर जितना हो सके गंदगी हटाने की कोशिश की। जब वह खड़ा हुआ, तो महिला ने पहली बार उसका चेहरा ठीक से देखा। शेन वुफेंग का सीधा सादा और ऑनेस्ट सा चेहरा देखकर उसकी विजिलेंस थोड़ी कम हो गई। उसने हैंडबैग से टिश्यूज निकाले और शेन वुफेंग की तरफ बढ़ा दिए। वह धीमी आवाज में बोली, आई एम रियली सॉरी, मेरा ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैंने थोड़ी वाइन पी ली थी और अचानक अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, इसलिए उल्टी हो गई। शेनवुफेंग ने टिश्यूज लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन लगता है आपने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। उसने टिश्यूज से खुद को साफ करने की कोशिश की, लेकिन उसके कपड़ों पर अभी भी काफी गंदगी लगी हुई थी। उल्टी से आती अल्कोहल स्मेल और अजीब सी बदबू उसकी नाक में चुभ रही थी। हालांकि उसने कहा था कि कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से वह काफी डिप्रेस्ड महसूस कर रहा था। महिला ने शर्मिंदगी से उस जगह की तरफ देखा जहां उसके कारण शेन वुफेंग गंदा हो गया था। उसके बैग में टिश्यूज भी खत्म हो चुके थे। उसके अपने कपड़ों पर भी थोड़ा वॉमिट लगा हुआ था। शेन वुफेंग के ऑनेस्ट चेहरे को देखकर उसने हल्का सा होंठ काटा और कोई फैसला किया। मुझे सच में बहुत सॉरी है, मेरा घर इसी पार्क के पास है। अगर आपको प्रॉब्लम न हो तो आप मेरे साथ घर चल सकते हैं। मैं आपको क्लीन होने के लिए जगह दे दूंगी। उसने शेन वुफेंग को घर आने का इनविटेशन दिया,
लेकिन शेन वुफेंग ने तुरंत सिर हिला दिया। जरूरत नहीं है, मेरा घर भी यहीं पास में है, मैं घर जाकर खुद क्लीन कर लूंगा। महिला ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, तो कम से कम हम वीचैट ऐड कर लेते हैं, मैं आपको रेड एनवलप भेजकर अपॉलॉजी एक्सप्रेस कर दूंगी। शेन वुफेंग ने फिर सिर हिलाया, वाकई इसकी जरूरत नहीं है, मैं घर जाकर कपड़े धो लूंगा। ठीक है, मैं चलता हूं। इतना कहकर वह मुड़ा और वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही शेन वुफेंग दूर चला गया, वह महिला जो अभी तक नशे में लग रही थी अचानक पूरी तरह सोबर हो गई। उसकी आंखों में तेज चमक आ गई। कुछ देर बाद वह भी पार्क से बाहर निकली और पास की एक कम्युनिटी में जाकर अपने रेंटेड हाउस में प्रवेश कर गई। उसने अपने वॉमिट लगे कपड़े उतारकर बाथरूम की वॉशिंग मशीन में डाल दिए, फिर नहाकर बाहर आई। लेकिन अब उसके चेहरे की अपीयरेंस बदल चुकी थी। बाथरूम से बाहर आने वाली महिला का फिगर तो वही था, लेकिन उसका चेहरा अब बिल्कुल ऑर्डिनरी दिख रहा था। वह सोफा पर बैठ गई। उसने एक लेडी सिगरेट निकाली और होंठों के बीच दबा ली। क्लिक। लाइटर की ऑरेंज फ्लेम चमकी और सिगरेट जल गई। उसने हल्के से धुआं बाहर छोड़ा, फिर खुद से बुदबुदाई, मेरी रीसेंट इन्वेस्टिगेशन और अभी के कांटेक्ट के हिसाब से इस आदमी शेनुफेंग के शरीर में कोई साइकिक फ्लक्चुएशंस नहीं है। वह पूरी तरह एक ऑर्डिनरी पर्सन है। वह कुछ पल सोचती रही। ऑर्गेनाइजेशन का थग खुन खुद थर्ड स्टेज अर्ली फेज की स्ट्रेंथ रखता था। ऐसे ऑर्डिनरी पर्सन को मारना उसके लिए बहुत आसान होता, तो उसकी डेथ का शेन वूफेंग से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। उसने फिर सिगरेट का गहरा कश लिया। लेकिन फिर होकुन को किसने मारा? क्या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने सीक्रेटली उसे एलिमिनेट किया? वह सिर पकड़कर बोली, यह मिशन सच में हेडेक बन गया है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये टास्क एक्सेप्ट ही नहीं करती। कल मुझे उस इन्फॉर्मर को ढूंढना होगा जिसने हाउकुन को इंफॉर्मेशन दी थी। तभी रिंग रिंग, पास रखा मोबाइल फोन बज उठा। महिला ने फोन उठाकर कॉल रिसीव किया। हेलो। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, जंगचन, काम कैसा चल रहा है? महिला ने जवाब दिया, वाइस प्रेसिडेंट, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ऑर्डरली तरीके से आगे बढ़ रहा है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन ज्यादा डिले मत करो। हमें चिनशियू से वह चीज जितनी जल्दी हो सके हासिल करनी है। चंगचान ने पूछा, क्या कंफर्म हो चुका है कि चिनशियू को उसके टीचर के अकाउंट और पासवर्ड पता है? दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ, उसके टीचर के असिस्टेंट ने कन्फेस कर दिया है। उस अकाउंट पासवर्ड ग्रुप को चिनशियू के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जानता। जंगचान ने शांत स्वर में कहा, ठीक है वाइस प्रेसिडेंट, मैं जल्द से जल्द चिनशियू से वह अकाउंट पासवर्ड हासिल कर लूंगी। उसी समय चाइना से thousands of किलोमीटर्स दूर एक नेबरिंग कंट्री के सीक्रेट बेस में वाइस प्रेसिडेंट ने अभी अभी फोन रखा था। उसने सामने खड़े कॉम्बैट डिपार्टमेंट हेड से पूछा, लीशन, क्या फिर कोई बैड न्यूज आई है? लीशन का चेहरा गंभीर था। वाइस प्रेसिडेंट, अभी खबर मिली है कि nguyen जिशन और फेंग चियू, जो सायाम नेशनल रेस सिटी गए थे, उन्हें लोकल एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो ने अरेस्ट कर लिया है। ये सुनते ही वाइस प्रेसिडेंट गुस्से से बोल पड़ा, मैंने कितनी बार कहा है कि अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन मेजर क्राइसिस से गुजर रही है। उन्हें राइस सिटी में लोग ही रहना था, फिर भी पकड़े कैसे गए? लीशन ने धीरे से कहा, एग्जैक्ट सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि उन्होंने प्लान के अनुसार ही काम किया था। वाइस प्रेसिडेंट ने गहरी सांस ली। चाइना में अनएक्सप्लेन तरीके से मरा हाउकुन, और अब ये दोनों। सिर्फ आधे महीने में हमने थर्ड स्टेज अर्ली फेज के 3 फाइटर्स खो दिए। यह हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। लीशन ने भारी मन से सिर हिलाया। उसे भी लग रहा था, इस साल उनकी ऑर्गेनाइजेशन सच में बेहद अनलकी चल रही थी। एक के बाद एक मुसीबतें उनका पीछा कर रही थी। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी में भयानक एक्सप्लोजन हुआ। उस धमाके में कई इंपॉर्टेंट रिसर्च मटेरियल्स पूरी तरह जलकर राख हो गए। इस घटना ने पिछले 10 इयर्स में ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इन्वेस्ट किए गए भारी फंड्स को लगभग खत्म कर दिया। उसके कुछ समय बाद कई देशों के एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरोज ने मिलकर उनके खिलाफ जॉइंट स्ट्राइक शुरू कर दी। इस संयुक्त कार्रवाई में ऑर्गेनाइजेशन के कई बेसिस एक एक करके नष्ट कर दिए गए, और हाल ही में उनके कई टॉप कॉम्बैटेंट्स भी लगातार अरेस्ट हो रहे थे। कुल मिलाकर उनकी ऑर्गेनाइजेशन का समय इस समय बेहद डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा था। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर वाइस प्रेसिडेंट ने गंभीर स्वर में कहा, अभी राइस सिटी की सिचुएशन पूरी तरह क्लियर नहीं है,
इसलिए जो पर्सनल हमने वहां बेस बनाने के लिए भेजने वाले थे, फिलहाल उनकी ट्रिप कैंसिल कर दो। जी, वाइस प्रेसिडेंट। ली शुन ने तुरंत जवाब दिया। वाइस प्रेसिडेंट कुछ और बोलने ही वाले थे कि तभी डेस्क पर रखा फिक्स्ड फोन अचानक बज उठा। रिंग। वाइस प्रेसिडेंट ने फोन उठाया। हेलो। फोन के दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। वाइस प्रेसिडेंट, यहां इन्वेस्टिगेटर्स दिखाई दिए हैं। हमारे सीक्रेट सेंट्री ने रिपोर्ट किया है। डजन्स ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स पहाड़ के नीचे दिखाई दिए हैं। वे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सुनते ही वाइस प्रेसिडेंट चौंक गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? दोबारा साफ साफ बताओ। मैं मजाक नहीं कर रहा। पहाड़ के नीचे डजन्स ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स देखे गए हैं। वे अभी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। डैम! वाइस प्रेसिडेंट गुस्से से चिल्लाया। उन्हें कैसे पता चला कि यहां हमारा बेस है? फिर उसने तुरंत आदेश दिया, रिट्रीट। तुम अपने लोगों को लेकर तुरंत ऑल्टरनेट बेस की तरफ निकल जाओ। जी, वाइस प्रेसिडेंट। फोन कटने के बाद वाइस प्रेसिडेंट ने गंभीर नजर से लीशन की तरफ देखा। लीशन तुरंत बोला, वाइस प्रेसिडेंट, इन्वेस्टिगेटर्स आ चुके हैं। हमें भी जल्दी से बैकअप बेस की तरफ रिट्रीट करना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट कुछ सेकंड्स तक सोचता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, बेस के सभी लोगों को नोटिफाई करो। हम यहां से निकलकर न्यूली बिल्ड बेस की तरफ जाएंगे। लीशन चौंक गया। क्या हम बैकअप बेस पर नहीं जाएंगे? वाइस प्रेसिडेंट ने सिर हिलाया। नहीं, अगर इन्वेस्टिगेटर्स यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि पास वाला ऑल्टरनेट बेस भी शायद एक्सपोज हो चुका है। लीशन अचानक समझ गया। सही कहा, यह पॉसिबिलिटी तो है। वाइस प्रेसिडेंट की आंखों में गंभीरता आ गई। अगर इस बार इन्वेस्टिगेटर्स ऑल्टरनेट बेस भी ढूंढ लेते हैं तो इसका मतलब एक ही होगा। लीशन तुरंत समझ गया कि उसके बॉस क्या कहना चाहते हैं। उसने अविश्वास से कहा, वाइस प्रेसिडेंट, आपका मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेटर है? वाइस प्रेसिडेंट ने धीरे से सिर हिलाया। सिर्फ 1 मंथ के अंदर हमारी 5 बेसेस डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। अगर किसी ने अंदर से इंफॉर्मेशन लीक नहीं की तो मैं इस सिचुएशन की कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं सोच सकता। ली शुन कुछ पल चुप रहा। वह अपने बॉस की बात को रिफ्यूट नहीं कर सका। असल में इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा लगातार बेसिस डिस्ट्रॉय किए जाने के बाद उसे भी अंदर ही अंदर शक होने लगा था कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई ट्रेटर हो सकता है। लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं था और यह बात ओपनली कहना बहुत डेंजरस था, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों को बेसिस की एग्जैक्ट लोकेशंस पता थीं, वे सभी हाई अथॉरिटी मेंबर्स थे। उनमें से कोई भी ट्रेटर होने का आरोप सहन नहीं करेगा। अगर बिना एविडेंस के ऐसा आरोप लगाया गया तो उसकी जान भी जा सकती थी। वाइस प्रेसिडेंट ने गंभीर स्वर में कहा, ट्रेटर वाली बात बाहर मत फैलाना। मैं खुद किसी को अरेंज करके इस मैटर को हैंडल करूंगा। जी, वाइस ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अभी इन्वेस्टिगेटर्स पहले ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन पर भारी प्रेशर डाल रहे थे। ऐसे समय में अगर अंदर ट्रेटर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट और अनस्टेबल हो सकता था। लेकिन अगर ट्रेटर को ढूंढा नहीं गया तो फ्यूचर में और बेसिस डिस्ट्रॉय हो सकते थे। यह सच में एक डिलेमा था। रोंगचेक। दरवाजा खुला। शेन वुफेंग घर वापस आ चुका था। जब वह लिविंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि चिनशियू पहले से ही घर पर बैठी हुई थी। सोफा पर बैठी चिनशियू ने उसे देखते ही हैरानी से पूछा, शेन वुफेंग, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? शेन वुफेंग ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मत पूछो, रास्ते में एक ड्रंक पर्सन से टकरा गया। चिनशियू ने भौं सिकोड़ ली। तुम भी ना बहुत केयरलेस हो। शेन वुफेंग ने कंधे उचकाए। हाँ, आज सच में बैड लक था। वैसे चेन पेपे कहाँ है? चिनशियू ने जवाब दिया, तुम्हारी कजिन वापस स्कूल चली गई। ओह, शेनफेंग ने सिर हिलाया। फिर वह अपने रूम में गया, कपड़े बदले और बाथरूम में शावर लेने चला गया। इसी दौरान टीवी पर चल रही न्यूज ब्रॉडकास्ट ने चिनशियू का ध्यान खींच लिया। न्यूज एंकर बोल रहा था, अब एक इंटरनेशनल न्यूज। हाल ही में साउथ वियतनाम में इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ 1 मंथ लॉन्ग ऑपरेशन चलाया गया। अब तक लोकल एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो ने कुल 12 इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बेसिस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। इनमें सबसे ज्यादा बेसिस जिस ऑर्गेनाइजेशन के डिस्ट्रॉयड हुए हैं उसका नाम है ब्लैक माउंटेन। यह खबर सुनते ही चिनशियू की आंखों में हल्की खुशी चमक उठी। वह धीरे से खुद से बोली, लगता है मैंने जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की थी वह काम आ गई। उसे कुछ साल पहले की एक घटना याद आई। टीचर के ऑफिस में मैंने एक बार एक्सीडेंटली कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे थे। उनमें इस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग बेसिस की इंफॉर्मेशन थी।
कभी सोचा भी नहीं था कि ईयर्स लेटर वह इंफॉर्मेशन इतनी यूजफुल साबित होगी। उसी समय बैंग, बाथरूम का दरवाजा खुला। शेन वुफेंग शावर लेकर बाहर आ चुका था। वह लिविंग रूम में आकर सोफा पर बैठ गया। टीवी पर इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बेसिस डिस्ट्रॉय होने की न्यूज चल रही थी। शेन वुफेंग ने कहा, विदेशों में लॉ एंड ऑर्डर सच में बहुत खराब है। हर साल ऐसी न्यूज सुनने को मिलती है। चिन शियू ने सहमति में सिर हिलाया। फिर शेन वुफेंग ने पूछा, वैसे तुम इन दिनों जॉब सर्च कर रही थी ना? कैसा चल रहा है? मैंने जॉब चूज कर ली है। कल मेरा इंटरव्यू है। अगर सब ठीक रहा तो शायद डे आफ्टर टुमारो से काम भी शुरू कर दूंगी। शेन वुफेंग ने उत्सुकता से पूछा, किस तरह की जॉब है? चिंशियू ने जवाब दिया, फ्लावर शॉप। फ्लावर शॉप? तीनों मुस्कुराई। हाँ, मुझे फ्लावर्स और प्लांट्स बहुत पसंद हैं। पहले जॉब में बहुत बिजी रहती थी, इसलिए कभी मौका नहीं मिला। अब जब नई जॉब ढूंढ रही हूं, तो फ्लावर शॉप मेरे लिए परफेक्ट चॉइस है। शेन वुफेंग ने पूछा, किस डिस्ट्रिक्ट में है वो शॉप? ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। तुम कई ईयर से रोंगचेंग में काम कर रहे हो, तुम्हें जरूर पता होगा। शेन वुफेंग ने हंसकर सिर हिलाया। तुम मुझे ओवर एस्टिमेट कर रही हो। मुझे फ्लावर्स और प्लांट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने उस फ्लावर शॉप के बारे में ऑनलाइन चेक किया था। पहले रोंगचेंग में वही फर्स्ट फ्लावर शॉप थी जिसने लिंगजी बेचना शुरू किया था। शेन वुफेंग अचानक समझ गया। ओह, तो तुम उस शॉप की बात कर रही हो? हाँ, मैं उसे जानता हूं। जब वह शॉप शुरू हुई थी, तब वह बहुत पॉपुलर थी। बाद में मार्केट में और भी कई फ्लावर शॉप्स लिंगजी बेचने लगी, तो उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई। फिर उसने जोड़ा, लेकिन मैंने सुना है कि आज भी उस शॉप का बिजनेस काफी अच्छा चलता है। चिनशियू की आंखों में हल्की एक्साइटमेंट थी। कल के इंटरव्यू को लेकर मैं थोड़ा एक्साइटेड हूं। उम्मीद है सब स्मूथली हो जाएगा और वे मुझे हायर कर लेंगे। शेन वुफेंग ने मुस्कुराकर कहा, तुम जरूर सिलेक्ट हो जाओगी। चिनशियू हंस पड़ी। तुम्हारे ऑस्पिशियस वर्ड्स सच हो जाएं। अब मुझे सोना चाहिए। कल इंटरव्यू के लिए जल्दी उठना है। वह गुड नाइट। शेन वुफेंग ने जवाब दिया, गुड नाइट। एक हल्की व्हाइट लाइट चमकी और अगले ही पल लिनफे अपने घर के लिविंग रूम में प्रकट हो गया। उसने बीच पर एक सिंपल टी शर्ट पहन रखी थी। लिनफे ने गहरी सांस ली। आखिरकार वापस आ ही गया। हालांकि सायम में उनके साथ काफी मजा आया, लेकिन फिर भी थोड़ा टायर्ड महसूस हो रहा है। घर में रहना पसंद करने वाला लिन धीरे से बैल्कनी में रखे फ्लावर पॉट के अंदर 7 कलर्ड फ्लावर आधी नींद में आंखें बंद किए आराम कर रहा था। तभी उसने लिविंग रूम से आती हुई सायोनिक वेव महसूस की। अगले ही पल वह फ्लावर पॉट से छलांग लगाकर बाहर आया और भागते हुए लिविंग रूम में पहुंच गया। लिनफे, तुम वापस आ गए? हाँ, मैं वापस आ गया। फिर उसने कैजुअली पूछा, इन 2 डेज में जब मैं घर पर नहीं था, कोई मुझे ढूंढने आया था क्या? 7 कलर्ड फ्लावर तुरंत समझ गया कि लिनफे किसकी बात कर रहा है। वह कम्युनिटी कमेटी वाली आंट की तरफ इशारा कर रहा था। 7 कलर्ड फ्लावर ने सिर हिलाया। नहीं, कोई नहीं आया। लिनफे ने संतोष से सिर हिलाया। फिर वह बाथरूम में जाकर वॉशअप करने लगा। आज वह जल्दी सोने का फैसला कर चुका था, क्योंकि कल सुबह उसे स्पिरिट वर्ल्ड के लाइजर्ड आइलैंड जाना था। उसने पहले ही ब्लैक आयरन ट्राइब के लाइजर्डमैन एल्डर से रेड ऑइंटमेंट ट्रेड करने का अपॉइंटमेंट तय किया था। समय गिने तो काफी दिन बीत चुके थे। अगर वह अब भी नहीं गया तो शायद सामने वाला बेचैन हो जाएगा। अगला दिन वेदर फोरकास्ट के अनुसार आज मौसम लाइट रेन में बदलने वाला था। ऐसा मौसम ऑफिस वर्कर्स के लिए थोड़ा ट्रबलसम होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अकेले किराए के घर में रहते हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में धुले हुए कपड़े बाहर सुखाना मुश्किल हो जाता है। सुबह 8 o'clock पर शेन वुफेंग और चिनशियू दोनों अपने रेंटेड हाउस से साथ में बाहर निकले। शेन वुफेंग को कंपनी में काम पर जाना था और चिनशियू आज फ्लावर शॉप इंटरव्यू के लिए जा रही थी। आसमान की तरफ देखते हुए चिनशियू ने पूछा, शेन वुफेंग, वेदर फोरकास्ट कह रहा है कि आज बारिश होगी। क्या तुम अम्ब्रेला लेकर आए हो? काम पर जल्दी पहुंचने की जल्दी में चल रहे शेन वुफेंग ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन कंपनी में मैंने एक अम्ब्रेला रखा हुआ है। दोनों नीचे उतरकर कम्युनिटी गेट से बाहर आए। सड़क किनारे लगे ब्रेकफास्ट स्टॉल से उन्होंने अपना अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट खरीदा। उसके बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में अपने डेस्टिनेशंस की तरफ निकल गए। सुबह 8:50 पर चिनशियू की टैक्सी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पहुंच गई।
और थोड़ी ही देर में वह उस फ्लावर शॉप के सामने आकर रुक गई जहां उसका इंटरव्यू था। टैक्सी का किराया देकर जब चिंशियू नीचे उतरी तो उसने आसपास का पास एनवायरनमेंट ध्यान से देखा। फ्लावर शॉप ऐसी स्ट्रीट पर थी जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा नहीं थी। चिंशियू ने मन ही मन सोचा, ऐसी लोकेशन पर शॉप खोलकर भी अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब है कि यहां मिलने वाले लिंगजी की क्वालिटी काफी अच्छी होगी। कुछ पल सोचने के बाद वह धीरे धीरे फ्लावर शॉप की तरफ चल पड़ी। जब चिंशियू शॉप के अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि एक ब्यूटीफुल गर्ल वाटरिंग केटल लेकर प्लांट्स को पानी दे रही थी। ये लड़की थी। कस्टमर को अंदर आते देखकर बाईशी ने केटल नीचे रख दी। वेलकम, उसने मुस्कुराकर कहा। हेलो, क्या आप मिस बाय हैं? हाँ, बाईशी ने सिर हिलाया। आपको मुझसे कोई काम है? चिंचू ने विनम्रता से कहा। हेलो, मैं चिंचू हूं, कल मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, आज इंटरव्यू के लिए आई हूं। ओह, तो आप मिस चिन हैं? बाईशी ने तुरंत मुस्कुराकर कहा। कृपया यहां आकर बैठिए। वह चिंशियू को कैशियर काउंटर के पास ले आई। वहां से एक चेयर निकालकर उसे बैठने के लिए दिया। फिर बाईशी खुद काउंटर के अंदर जाकर सामने बैठ गई। थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस बन गया। चिंशियू ने माहौल हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, मिस बाय, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी फ्लावर शॉप खोलना सच में इंप्रेसिव है। यह सुनते ही जल्दी जल्दी हाथ हिलाया। नहीं नहीं, मिस चिन, आप गलत समझ रही हैं। मैं इस फ्लावर शॉप की ओनर नहीं हूं। मैं तो यहां सिर्फ काम करती हूं। ओह, चिंशू ने हल्के से सिर हिलाया। अब उसे समझ आ गया कि सामने बैठी लड़की इंटरव्यू लेने में थोड़ी ऑकवर्ड क्यों लग रही थी। शायद यह उसका फर्स्ट इंटरव्यू था। थोड़ा कॉम होने के बाद बाईशी ने इंटरव्यू शुरू किया। मिस चिन, आपने कल बताया था कि आपको फ्लावर्स और प्लांट्स पसंद है और आपको इनके बारे में कुछ नॉलेज भी है। क्या आप कुछ प्लांट्स की हैबिट्स और उन्हें ग्रो करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं? चिंशियू समझ गई, यह उसका टेस्ट क्वेश्चन था। उसने शांत और लॉजिकल तरीके से कई प्लांट्स की ग्रोथ हैबिट्स और कल्टीवेशन प्रिकॉशंस समझाने शुरू किए। इसके बाद बेशी ने फ्लावर्स और प्लांट्स से जुड़े कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे। चिंशियू ने हर सवाल का साफ और सही जवाब दिया। कुछ देर की बातचीत के बाद बेशी की आंखों में धीरे धीरे एडमिरेशन झलकने लगा। उसने मन ही मन सोचा, मिस चिन सच में अमेजिंग है। क्या ये पहले बॉटनी मेजर रही होंगी? असल में चिंचियू पहले रिसर्च फील्ड में काम कर चुकी थी। इस वजह से उसे स्पिरिचुअल प्लांट्स रिसर्च से थोड़ा बहुत कांटेक्ट रहा था और प्लांट्स से जुड़ी बेसिक नॉलेज उसके लिए बेहद सिंपल थी। बाइशी के पूछे हुए ये बिगिनर क्वेश्चंस उसके लिए सच में पीडियाट्रिक लेवल के थे। इंटरव्यूअर के एक्सप्रेशंस देखकर और बार बार सिर हिलाते देखकर चिनशियू समझ गई कि आज का इंटरव्यू लगभग सक्सेसफुल हो चुका है और आगे वही हुआ जिसकी उसने उम्मीद की थी। बाइशी इस इंटरव्यू से बहुत सेटिस्फाइड थी। इसके बाद उसने चिनशियू को शॉप की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया। सैलरी सुनकर थोड़ी सरप्राइज्ड रह गई क्योंकि उसने पहले मार्केट में कई फ्लावर शॉप्स की सैलरी चेक की थी, लेकिन बाईशी जो सैलरी बता रही थी वह नॉर्मल फ्लावर शॉप सैलरी से काफी हायर थी। तभी शॉप का दरवाजा खुला और बाहर से कुछ कस्टमर्स अंदर आ गए। बाईशी तुरंत उठ खड़ी हुई। मिस चिन, अगर आपको सैलरी और कंडीशंस ठीक लगती है तो आप टुमारो से ऑफिशियली काम शुरू कर सकती हैं। कस्टमर्स की भीड़ देखकर चिंशियू मुस्कुराई। कल से क्यों? क्या मैं आज से काम शुरू सकती हूँ? शी का चेहरा तुरंत खुश हो गया। ऑफ कोर्स। चिंशियू ने अपना बैग बाईशी को दिया। इसे कैश काउंटर के नीचे कैबिनेट में रख दीजिए। फिर दोनों मिलकर शॉप में आए कस्टमर्स को लिंगजी दिखाने और एक्सप्लेन करने लगी। शुरुआत में चिंशियू को थोड़ा अनफेमिलियर लगा, लेकिन कुछ ही देर में वह पूरी तरह कंफर्टेबल हो गई। कस्टमर्स जब क्वेश्चंस पूछते तो वह कॉमली और क्लियरली आंसर्स दे देती। बगल में खड़ी बैशी ये सब देखकर और भी इंप्रेस्ड हो गई। उसे अपना फर्स्ट वीक याद आया जब वो पहली बार इस शॉप में काम करने आई थी। तब कस्टमर्स के सवालों का जवाब देते समय वह बार बार अटक जाती थी। कई सवालों का जवाब तो उसे पता ही नहीं होता था। अगर सच कहें तो इस फ्लावर शॉप के 3 स्टाफ मेंबर्स में प्लांट्स की नॉलेज सबसे कम उसी ओनर को थी, यानी लिन फे। हालांकि उसका सपना फ्लावर शॉप खोलने का था, लेकिन स्पिरिचुअल प्लांट्स के बारे में उसकी नॉलेज ज्यादा नहीं थी। शुरुआत में जब उसने शॉप खोली थी तो उसका सिंपल रूल था, अगर आपको प्लांट खरीदना है
तो मैं पैक करके दे दूंगा, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो प्लीज ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। पहले की तुलना में शॉप में अब लिंजी वैरायटीज काफी बढ़ चुकी थी। इसका क्रेडिट पूरी तरह बायशी को जाता था। काम करते समय जब भी कस्टमर्स लिंजी खरीदने आते, बायशी उनसे कई कई क्वेश्चंस पूछती। फिर वह सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर एक समरी बनाती और बाद में ये रिपोर्ट लिन फेई को देती। उसने लिन फेई से रिक्वेस्ट की कि शॉप में लिंजी वैरायटीज इंक्रीज की जाएं। लिन फेई ने यह प्लान सुनकर तुरंत अप्रूव कर दिया। जब लिन फेई खुद शॉप में काम करता था, तो उसने जानबूझकर प्लांट्स की वैरायटीज कम रखी थी, क्योंकि ज्यादा वैरायटीज होने पर मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता। लेकिन अब वह खुद शॉप में मौजूद नहीं था और स्पिरिचुअल प्लांट्स को पर्सनली केयर करने की जरूरत भी नहीं थी। बायशी को एक्स्ट्रा वर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उसने स्ट्रांगली रेकमेंड किया कि शॉप में और ज्यादा स्पिरिट प्लांट वैरायटीज ऐड की जाएं। और इसी वजह से लिन फेई ने आखिरकार उसकी सजेशन मान ली। अनंत तक फैले हुए कोल्ड वाटर लेक के बीच एक पुराना जहाज जो काउंटलेस स्टॉर्म्स और वर्षों की मार झेल चुका था, अब भी बिना रुके आगे बढ़ रहा था। बूम! कोल्ड वाटर लेक का क्लाइमेट हमेशा से वियर्ड और अनप्रिडिक्टेबल रहा है, खासकर झील के बिल्कुल सेंटर में। एक सेकंड पहले तक आसमान बिल्कुल साफ हो सकता है और अगले ही सेकंड अचानक घने बादल छा जाते हैं, जैसे किसी बच्चे की इमोशंस, खुशी, गुस्सा, दुख और हंसी जो पल में बदल जाते हैं। और इस मौसम से कोई नेगोशिएशन नहीं किया जा सकता। इस समय आसमान काले बादलों से भरा हुआ था। झील के सेंटर पर हवा बेकाबू होकर गरज रही थी। आकाश में इलेक्ट्रिक स्नेक्स जैसी बिजली चमक रही थी। लहरें उफान मार रही थीं। पूरा वातावरण इतना अंधेरा हो चुका था, मानो आसमान और धरती दोनों धुंधले हो गए हों। यहां तक कि झील का पानी भी कीचड़ जैसा गंदला दिखाई दे रहा था। इन उग्र लहरों के बीच एक पुराना जर्जर जहाज तेजी से हिलता डुलता हुआ आगे बढ़ रहा था। तेज हवाओं का असर कम करने के लिए उसके सभी मास्ट्स नीचे कर दिए गए थे। अब जहाज पर सिर्फ एक चीज रोशनी दे रही थी, कैबिन की छत पर लगा हुआ एक्टिवेटेड लूमिनस स्टोन। उसकी हल्की चमक अंधेरे में टिमटिमा रही थी। डेक पर लाइजर्डमैन डेप्यूटी ने खुद को रोप से बांध रखा था। वह हैंडरेल पकड़े हुए क्रू के साथ मिलकर जहाज को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। वह चिल्लाया, कैप्टन, आगे लगता है हरिकेन बेल्ट है। दूसरा क्रू मेंबर बोला, इस वाटर एरिया का क्लाइमेट बहुत स्ट्रेंज है। तीसरा चिल्लाया, अगर हम आगे बढ़ते रहे तो ये बहुत डेंजरस होगा। यहां तक पहुंचने वाले सभी क्रू मेंबर्स एक्सपीरियंस्ड सेलर्स थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई बार डेंजरस सिचुएशंस का सामना किया था, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। आगे उठते हुए इस भयानक स्टॉर्म को देखकर इतने एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद उनके दिलों में भी डर पैदा हो गया था। उनके मन में बस एक ही विचार था, वापस लौट चलो। उन्हें अपने घर लौटना था। अगर वे आगे बढ़े तो जहाज हरिकेन में फटकर टुकड़े टुकड़े हो सकता था। लेकिन जहाज के सबसे आगे खड़ा कैप्टन बिल्कुल शांत था। उसने एक हाथ से रेलिंग पकड़ी हुई थी। उसका शरीर तूफान में भी मानो किसी नेल की तरह स्थिर था। दूसरे हाथ में उसने टेलीस्कोप पकड़ रखा था। लेंस के जरिए वह आगे का दृश्य साफ देख सकता था। दूर धुंधले आसमान और उफनते पानी के बीच एक विशाल टॉर्नेडो पूरे वाटर एरिया में फैला हुआ था। वह अचानक प्रकट हुआ था, बिल्कुल बिना किसी वार्निंग के, मानो कोई विशाल पर्वत जो रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। यहां तक कि थर्ड ऑर्डर पीक कल्टीवेटर भी ऐसे एनवायरनमेंट में आगे नहीं बढ़ सकता। और सबसे बड़ी बात, कैप्टन की ऑब्जर्वेशन के अनुसार यह स्टॉर्म टेम्पररी नहीं था। यह लगातार बना रहने वाला स्टॉर्म जोन था और इसका कवरेज इतना बड़ा था कि जहाज के पास इसे बाईपास करने का कोई रास्ता नहीं था। कैप्टन के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या हम ऐसे ही वापस लौट जाएं? तूफान गरज रहा था। क्रू मेंबर्स पीछे से चिल्ला रहे थे, लेकिन कैप्टन के कानों तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा था। उसके दिमाग में बस वही एक विचार था, लाइजर्ड आइलैंड के सबसे एडवेंचरस कैप्टन्स में से एक। ये वही आदमी था, पागलपन की हद तक बहादुर, अनुभवी और एक्सप्लोरेशन का दीवाना। अपनी जाति के एंसेस्ट्रल लैंड को खोजने का उसका जुनून सामान्य लोग समझ ही नहीं सकते थे। पिछले 40 इयर्स में वह 6 टाइम्स कोल्ड वाटर लेक के सेंटर तक जाने की कोशिश कर चुका था। पहली 5 अटेम्प्ट्स किसी न किसी एक्सीडेंट के कारण रुक गई थीं, और अब उसकी उम्र 60 इयर्स से भी ज्यादा हो चुकी थी। हालांकि उसने बचपन से कल्टीवेशन किया था और उसका शरीर सामान्य लोगों से मजबूत था,
लेकिन सालों की इंजरीज और हिडन डिजीजेस अब उस पर भारी पड़ने लगी थीं। यह कहा जा सकता था कि यह उसकी लाइफ की लास्ट वॉयज थी। अगर उसने इस बार भी हार मान ली तो अपने जीवन में वह कभी भी अपनी जाति की जन्मभूमि तक नहीं पहुंच पाएगा। यह सोचकर बूढ़े लिजर्डमैन ने धीरे से टेलीस्कोप नीचे रख दिया। फिर उसने आदेश दिया, आगे बढ़ो। डेप्यूटी चौंक गया। क्या, कैप्टन? कैप्टन की आवाज इस बार और भी दृढ़ थी। मैंने कहा, आगे बढ़ो। कुछ पल तक पूरा जहाज खामोश रहा। किसी को नहीं पता था कि क्रू मेंबर्स ने अपने मन में कितनी बड़ी साइकोलॉजिकल स्ट्रगल झेली। लेकिन अंत में इन लॉयल सेलर्स ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मौत को स्वीकार करने जैसा डिटर्मिनेशन लिया। अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जहाज को एडजस्ट किया और सीधे स्टॉर्म की तरफ बढ़ा दिया। क्रैक! बस 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद पुराना जहाज आखिरकार टूटने लगा। दो विशाल लहरों के बीच उसकी कई मास्ट्स चटककर टूट गई। लकड़ी के टुकड़े हवा में बिखर गए और तभी दसियों मीटर ऊंची एक विशाल लहर उठी। वह सीधे जहाज से टकराई और अगले ही पल पूरे जहाज को पलट दिया। जहाज पर मौजूद डजन्स ऑफ लाइजर्डमैन क्रू मेंबर्स चीख उठे और सभी उफनते पानी में गिर पड़े। उनके मन में एक ही विचार आया, क्या हम मरने वाले हैं? अगले ही पल उनकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई और वे बेहोश होकर गहराई में डूबने लगे। उसी समय कोल्ड वाटर लेक के ऊपर से एक फिगर तेजी से उड़ता हुआ वहां पहुंचा। वह था रेड ऑइंटमेंट का ट्रेड पूरा करके जब वह ब्लैक आयरन ट्राइब से वापस लौट रहा था, तभी उसने यह सीन देखा। वह तुरंत नीचे आया और डूबते हुए लिजर्डमैन को बचाने लगा। उन्हें बचाते हुए वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, ये लोग सच में पागल हैं क्या? आगे इतना बड़ा स्टॉर्म दिखाई दे रहा था, फिर भी उसमें घुस रहे थे। क्या ऐसे कोई मौत ढूंढता है? कुछ घंटे बाद स्टॉर्म जोन से दूर एक छोटे से आइलैंड पर भयानक डिजास्टर के बाद जब बचे हुए लाइजर्डमैन क्रू मेंबर्स धीरे धीरे होश में आए तो उन्होंने खुद को एक छोटे आइलैंड पर पाया। उनका जहाज भी पास ही बीच पर पड़ा था। स्टॉर्म के कारण और भी ज्यादा टूट फूट चुका था। लाइजर्डमैन एक दूसरे को देखते रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे जिंदा बच गए। काफी देर की खामोशी के बाद डेप्यूटी आखिर कैप्टन के पास आया। कैप्टन चुपचाप बैठा दूर झील को देख रहा था। डेप्यूटी ने उत्साह से पूछा, कैप्टन? कैप्टन कुछ सेकंड्स चुप रहा। फिर उसने भारी आवाज में कहा, हम फिर से फेल हो गए। क्रू मेंबर्स के दिलों में जो एक्साइटमेंट थी वह एक पल में कम हो गई। हाँ, वे फिर असफल हो गए थे। कैप्टन ने देखा उसकी बात से क्रू का मूड गिर गया है। उसने अपने चेहरे की उदासी छिपा ली और हल्की मुस्कान के साथ बोला, हर फेलियर के बाद जब हम अगली बार निकलते हैं तो हम हमेशा पिछली बार से कोल्ड वाटर लेक के सेंटर के थोड़ा और करीब पहुंचते हैं। इस बार भी हम असफल हुए हैं, लेकिन हो सकता है अगली बार हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। क्रू मेंबर्स ने एक दूसरे को इनकरेज किया। कैप्टन सही कह रहे हैं, हम हार नहीं मानेंगे। अगली वॉयज में हम जरूर डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। क्रू का मोरेल फिर से लौट आया। कैप्टन ने आदेश दिया, सब लोग जहाज पर वापस जाओ, जल्दी से शिप रिपेयर करो और रिटर्न जर्नी की तैयारी करो। यस! क्रू तुरंत जहाज की तरफ दौड़ पड़े। जब सब चले गए, डेप्यूटी धीरे धीरे कैप्टन के पास आया। उसके चेहरे पर हल्की कड़वी मुस्कान थी। कैप्टन, यह शायद आखिरी बार है जब आप हमें वॉयज पर लेकर आए हैं। कैप्टन ने शांत स्वर में कहा, हाँ। डेप्यूटी कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। कैप्टन बोला, इस बार लाइजर्ड आइलैंड लौटने के बाद तुम हमारे टीम के नेक्स्ट कैप्टन बनोगे। डेप्यूटी चौंक गया। क्या? कैप्टन ने पूछा, तुम तैयार नहीं हो? नहीं, बिल्कुल तैयार हूं। कैप्टन ने संतोष से सिर हिलाया। फिर उसने दूर फैले कोल्ड वाटर लेक की तरफ देखा। उसकी आंखों में अडिग डिटर्मिनेशन चमक रहा था। वह धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, एक दिन हम जरूर कोल्ड वाटर लेक के सेंटर में मौजूद अपनी एंसेस्ट्रल लैंड तक पहुंचेंगे। चाहे इसके लिए 10 years, 100 years या 1000 years ही क्यों न लग जाए, हम कभी हार नहीं मानेंगे। हवा पागलों की तरह गरज रही थी। बारिश मूसलाधार गिर रही थी। लहरें उफन रही थी। आगे का पूरा वाटर एरिया इतना chaotic था, मानो किसी डूम्सडे मूवी का सीन हो। पानी में गिरे हुए लाइजर्डमैन को बचाने के बाद लिन फे फिर से उसी खराब मौसम वाले एरिया में लौट आया। उसने पहले लाइजर्ड आइलैंड पर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसके अनुसार अगर वह इस स्टॉर्म जोन को पार कर ले तो वह कोल्ड वाटर लेक के सेंट्रल एरिया में पहुंच सकता था। बस ये स्टॉर्म जोन क्रॉस करना है। लिन फे हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ रहा था।
और साथ ही दिमाग में पुरानी इंफॉर्मेशन याद कर रहा था। तभी लिनफे अचानक रुक गया। वह मिड एयर में हवर करते हुए नीचे पानी की तरफ देखने लगा। उफनती हुई झील की सतह के नीचे उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वह था सायोनिक एनर्जी फ्लक्चुएशन। उसकी परसेप्शन रेंज के अंदर पानी के नीचे डेंस साइकिक फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रहे थे और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। लिनफे ने हल्की क्यूरियोसिटी से कहा, चलो जरा देख कर आते हैं। उसने हाथ बढ़ाया और उसके पास अचानक सेवरल लूमिनस स्टोन्स प्रकट हो गए। लिनफे ने अपनी palm में साइकिक एनर्जी कॉन्सेंट्रेट की। जैसे ही लूमिनस स्टोन्स ने उस एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, वे एक एक करके चमकने लगे। लिनफे ने उन्हें कैजुअली हवा में उछाल दिया, फिर अपनी नियॉन पावर से उन्हें अपने आसपास फिक्स कर दिया। स्प्लैश! तैयार होकर लिनफे सीधे नीचे पानी में कूद गया। जैसे ही वह झील में उतरा, तूफानी पानी उसके शरीर से टकराने लगा, मानो उसे जकड़कर फाड़ देना चाहता हो। लेकिन नियन पावर बैरियर के प्रोटेक्शन में लिनफे बिल्कुल माउंट टाई की तरह स्थिर था। वह गहरे अंधेरे पानी में तेजी से डाइव करने लगा। यह वाटर एरिया काफी गहरा था। लिनफे ने मोर देन 1000 मीटर्स तक डाइव किया, तब जाकर उसे बॉटम का अंदाजा हुआ। इसके बाद वह लगभग 500 मीटर्स और आगे तैरता रहा। आखिरकार वह लेक बॉटम तक पहुंच गया। जब लूमिनस स्टोन्स की सफेद रोशनी झील की तलहटी पर पड़ी तो लिनफे के सामने जो दृश्य आया वह चौंकाने वाला था। उसके सामने एक मैसिव पैलेस था। यह पैलेस काउंटलेस स्वोलन स्टोन पिलर्स से बना हुआ था। इसका एरिया लगभग फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था। छत को सपोर्ट देने वाले विशाल स्टोन पिलर्स पर कई एंशिएंट पैटर्न्स कार्व किए गए थे। लेकिन लंबे समय की मार से वे सभी पैटर्न्स अब ऑलमोस्ट ब्लर हो चुके थे। लेकिन यह सब देखकर भी लिनफे का ध्यान तुरंत किसी और चीज पर गया। स्टोन पिलर्स के आसपास डेंस स्केलेटन्स पड़े हुए थे। पहले लिनफे को लगा कि ये किसी एनिमल्स की बोन्स होंगी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह चौंक गया। ये स्केलेटन्स बिल्कुल वैसे थे जैसे उसने साइंस एजुकेशन चैनल पर देखे थे। ये थे अंडरसी वर्म्स। लेकिन ब्लू स्टार के वर्म्स की तुलना में कोल्ड वाटर लेक के वर्म्स हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स लार्जर थे। अगर कोई इंसान जिसे वर्म से डर लगता हो इन क्रीचर्स को देख ले तो शायद शॉक से बेहोश हो जाए। इन जायंट वर्म्स के ऊपर अजीब सी बॉडीज दिखाई दे रही थी। उनके पास माउथ या एनस नहीं थे। वे न खाना खाते थे न सांस लेते थे। उनका शरीर मानो काउंटलेस स्कारलेट टेंटिकल्स की तरह हिल रहा था। हल्की पानी की धाराओं के साथ वे धीरे धीरे स्वे कर रहे थे। इन विशाल लेक बॉटम वर्म्स ने अपने आसपास पेल वर्म ट्यूब्स बना रखे थे। यह दृश्य इतना डिस्टर्बिंग था कि लिनफे को नौजिया जैसा महसूस होने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, अच्छा हुआ मेरा ब्रेकफास्ट लगभग डाइजेस्ट हो चुका है, नहीं तो अभी यहीं उल्टी हो जाती। इन स्नो व्हाइट वर्म्स के बॉडी से हल्की रेड ग्लो निकल रही थी और उसी से लगातार सायोनिक एनर्जी वेव्स फैल रही थी। लिनफे ने समझ लिया, ये वर्म्स और एलियन बीस्ट्स कल्टीवेशन कर रहे हैं। कुछ सेकंड्स तक ऑब्जर्व करने के बाद लिनफे ने डायरेक्शन चेंज की। उसने सोचा, जहां वर्म्स कम है वहां से होकर पैलेस तक पहुंचना बेहतर होगा। लिनफे धीरे धीरे तैरते हुए आगे बढ़ने लगा। उसके दोनों तरफ अजीब और डरावने जायंट वर्म्स मौजूद थे। जब वह पैलेस से लगभग 200 to 300 मीटर्स दूर था, तभी अचानक कुछ बदल गया। जो वर्म्स पहले शांत होकर स्वे कर रहे थे, उनकी रेड ग्लो अचानक बम पे सतर्क हो गया। हूं, ये अचानक कल्टीवेशन क्यों रोक रहे हैं? कहीं ये मुझ पर अटैक तो नहीं करने वाले? अचानक पानी का फ्लो तेज हो गया। सभी वर्म्स ने अपने माउथ पार्ट्स लिनफे की तरफ मोड़ दिए और अगले ही पल उन्होंने पानी के वाटर बॉल्स शूट करने शुरू कर दिए। वे कैनन बॉल्स की तरह लिनफे की 9 पावर बैरियर पर गिरने लगे। बूम! बूम! वाटर बॉल्स की बम्बार्डमेंट मानो बारिश की तरह हो रही थी। लिनफे थोड़ा पीछे हटने लगा। वह झुंझलाकर बोला, काफी अनोइंग है ये। लिनफे ने तुरंत अपनी आइस एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। झील के 1000 मीटर्स गहरे सीबेड पर एक palm साइज्ड आइस क्रिस्टल बन गया। लिनफे ने धीरे से कहा, ब्लास्ट! बैंग! आइस क्रिस्टल टूट गया और काउंटलेस टाइनी आइस क्रिस्टल्स चारों तरफ फैल गए। जैसे ही वे वर्म्स को लगे, उनके बॉडीज स्टिफ हो गए। कुछ सेकंड्स के अंदर वे पूरी तरह फ्रोजन हो गए और पानी के अंदर जायंट पॉप्सिकल्स बन गए। लिनफे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जहां जहां वह गया, सभी वर्म्स और एलियन बीस्ट्स बिग पॉप्सिकल्स बनते चले गए। तभी दूर से एक अजीब सी रोर सुनाई दी। रोर! अपने कंपेनियंस को मरते देखकर वर्म्स ने समझ लिया कि वे लिनफे का सामना नहीं कर सकते। भले उनका आईक्यू कम था, लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मौजूद था। तुरंत
सभी वर्म्स जमीन से उठे। वे इकट्ठा होकर एक बेहद डिस्गस्टिंग वर्म स्वार्म बन गए और बिना पीछे देखे दूर भाग गए। लिनफे ने उन्हें देखते हुए कहा, इतनी देर तक लड़ने की क्या जरूरत थी? अब रास्ता साफ था। लिनफे धीरे धीरे तैरता हुआ उस विशाल अंडरवाटर पैलेस तक पहुंच गया। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, ये वर्म्स पैलेस के अंदर क्यों नहीं जाते? सिर्फ बाहर ही क्यों रहते हैं? जैसे ही लिनफे पैलेस के मेन गेट से अंदर गया, उसे तुरंत जवाब मिल गया। उसने चौंक कर कहा, यहां सायोनिक एनर्जी नहीं है। पैलेस के अंदर एकदम जीरो साइकिक एनर्जी थी। लिनफे बाहर निकला और फिर दोबारा अंदर गया। बस एक कदम का फर्क था, लेकिन बाहर सायोनिक एनर्जी थी और अंदर बिल्कुल नहीं। लिनफे हैरान रह गया। क्या मैजिकल पैलेस है? उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। उम्मीद है तुम मुझे और भी बड़े सरप्राइजेस दोगे। लिनफे को अचानक वे सारे ट्रेजर हंट मूवीज याद आ गए जो उसने पहले देखे थे। उसने कल्पना की कि शायद इस एंशिएंट पैलेस के अंदर उसे कोई हिडन ट्रेजर मिल जाए, लेकिन तुरंत उसने अपने थॉट्स कंट्रोल किए। लिनफे ने सीधे अंदर जाने के बजाय लूमिनस स्टोन्स को चारों तरफ उड़ा दिया। वे दूर दूर जाकर फैल गए और पैलेस का बड़ा एरिया इल्यूमिनेट करने लगे। पैलेस का इंटीरियर बेहद विशाल था। बीच में एक स्ट्रेट स्टोन रोड था जो बहुत दूर तक जा रहा था। जैसे जैसे लिनफे आगे बढ़ा, उसने देखा अंदर की वॉल्स पर म्यूरल्स बने हुए थे। बाहर के स्टोन पिलर्स पर बने पैटर्न्स की तुलना में ये म्यूरल्स कहीं ज्यादा क्लियर थे और ऐसा लग रहा था मानो वे किसी एंशिएंट स्टोरी को दिखा रहे हों। हम ये थोड़ा फेमिलियर लग रहा है। महल की दीवारों पर बने म्यूरल्स को देखते हुए लिनफे ने धीमे से कहा, इन चित्रों में जो कैरेक्टर्स बने हैं ये शायद लिजर्डमैन हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और साथ साथ दीवारों पर बने चित्रों को ध्यान से पढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसने अपनी नजरें हटा ली। अब उसके मन में एक रफ गैस बन चुका था। शायद बहुत बहुत साल पहले यह प्राचीन अंडरवाटर पैलेस किसी बेहद शक्तिशाली लाइजर्ड मैन का निवास हुआ करता था। उस समय वह इस इलाके का एडमिनिस्ट्रेटर रहा होगा, कुछ वैसा ही दर्जा जैसा फिगहेड जनरल का होता है। जहां तक और जानकारी की बात थी, लिनफे के लिए उन म्यूरल्स से उसे ज्यादा समझना संभव नहीं था। वह कोई प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट नहीं था। अगर असली जानकारी चाहिए होती तो उसे वापस लाइजर्ड आइलैंड जाकर किसी ऐसे लाइजर्डमैन स्कॉलर को यहां लाना पड़ता जो इस तरह के एंशिएंट रिसर्च में एक्सपर्ट हो। लेकिन लिनफे को ऐसा करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह इस दुनिया का निवासी भी नहीं था। वह तो बस एक विजिटर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड था। इस जगह का एंशिएंट हिस्ट्री जान लेना इंटरेस्टिंग था, लेकिन उससे ज्यादा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद लिनफे पूरे महल में इधर उधर घूमता रहा। उसकी नजर हर जगह घूम रही थी, शायद कहीं कोई ट्रेजर छिपा हो। करीब आधे घंटे बाद वह एक साइड हॉल में आकर रुक गया। वहां एक पत्थर की स्टैच्यू खड़ी थी। लिनफे ने हल्की सांस छोड़ी। हाय, लगता है मैं ज्यादा ही उम्मीद कर रहा था। वह मन ही मन बोला, ट्रेजर इतनी आसानी से कहां मिलता है? इतने सालों में शायद इस पैलेस को कई लोग एक्सप्लोर कर चुके होंगे। अगर यहां कोई ट्रेजर था भी, तो शायद बहुत पहले ही कोई ले गया होगा। लिनफे अब ट्रेजर हंट छोड़ने वाला था। वह मुड़कर बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक रुक गया। उसने फिर से पीछे मुड़कर उस स्टैच्यू को देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस स्टैच्यू में कुछ गड़बड़ है, वह धीरे से बुदबुदाया। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। महल में मैंने ऐसी कई स्टैच्यूज देखी हैं। सभी एक ही व्यक्ति के आधार पर बनाई गई हैं और उनकी पोस्चर भी बिल्कुल सेम है। लेकिन इस स्टैच्यू में कुछ अलग महसूस हो रहा है। लिनफे उस स्टैच्यू को लगातार घूरता रहा। वह उसके और बाकी स्टैच्यूज के बीच का फर्क ढूंढने लगा। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। स्नैप! उसने उंगली से चुटकी बजाई। चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मिल गया! फर्क आईज में है। बाकी स्टैच्यूज की आईज सीधा सामने देख रही थी, लेकिन इस स्टैच्यू की आईज नीचे जमीन की तरफ देख रही हैं। यह देखकर लिनफे को तुरंत ट्रेजर हंट मूवीज की एक कॉमन ट्रिक याद आ गई। उसने तुरंत अपनी थ्योरी वेरीफाई करने का फैसला किया। उम्मीद है सही हो, वरना मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। लिनफे स्टैच्यू की नजर का पीछा करते हुए उस जगह पहुंचा जहां वह देख रही थी। फिर वह घुटनों के बल बैठ गया। ठक ठक ठक! उसने जमीन पर हाथ से हल्के हल्के नॉक किया। कुछ आवाज सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। चलो देखते हैं। उसने अपनी मुट्ठी ओरा से लपेट ली और जोर से जमीन पर मारी। धड़ाम! तुरंत जमीन पर जाले जैसे क्रैक्स फैल गए। क्रैक क्रैक!
खड़ा हुआ। फिर उसने अपना लेफ्ट फुट उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर मारा। बूम! जमीन अचानक धंस गई और उसके सामने लगभग 1 मीटर चौड़ा एक अंडरग्राउंड एंट्रेंस खुल गया। लिनफे हल्के से हंस पड़ा। "थत्स्क, तो सच में बेसमेंट है। मुझे नहीं लगा था कि स्पिरिट वर्ल्ड में भी स्टैच्यूज से लोकेशन हिंट देने वाला ट्रिक इस्तेमाल होता होगा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, लगता है चाहे कोई भी दुनिया हो, अगर क्रीचर्स इंटेलिजेंट हैं तो उनकी सोच कई मामलों में एक जैसी ही होती है। हिडन बेसमेंट मिलते ही लिनफे का मूड फिर अच्छा हो गया। अब उसे भरोसा था कि इस ट्रेजर हंट से उसे कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। उसने दूर तैर रहे लूमिनस स्टोन्स को बुलाया, फिर उन्हें आगे रास्ता रोशन करने के लिए भेज दिया और वह धीरे धीरे उस एंशिएंट बेसमेंट में उतर गया जो शायद काउंटलेस ईयर्स से सील था। थोड़ी देर बाद लिनफे एक लंबी कॉरिडोर से होकर आगे बढ़ा और फिर वह अचानक रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये टनल के आखिर में एक छोटा सा कमरा था, लगभग 50 to 60 स्क्वायर मीटर्स का। लूमिनस स्टोन्स की रोशनी में जो दृश्य सामने आया, उसे देखकर लिनफे स्टन्ड रह गया। कमरे में ढेर लगे थे स्पिरिट स्टोन्स के, बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स। उनके अलावा वहां कई सॉर्ड्स, कुछ वेपन्स और कई बॉटल्स और जार्स भी रखे थे। लेकिन अफसोस, क्योंकि झील का पानी इस बेसमेंट में भर गया था, तो शेल्व्स पर रखी सभी बॉटल्स और जार्स टूट चुकी थी। लिनफे ने अंदाजा लगाया, उनमें शायद वैल्यूएबल मेडिसिन रखी हुई थी। जहां तक सॉर्ड्स का सवाल था, वे शायद स्पिरिचुअल वेपन्स थी, लेकिन इतने साल पानी में रहने और मेंटेनेंस न होने के कारण वे सब पूरी तरह स्क्रैप्ड हो चुकी थी। केवल स्पिरिट स्टोन्स ही थे जो इतने साल पानी में डूबे रहने के बाद भी बिल्कुल वैसे ही थे। लिनफे ने गहरी सांस ली। हाँ, आज तो सच में लक खुल गया। उसने मुस्कान दबाई और तुरंत अपनी डायमेंशनल स्पेस एबिलिटी एक्टिवेट की। फिर एक एक करके सारे स्पिरिट स्टोन्स अपने स्टोरेज में जमा करने लगा। कुछ देर बाद लिन फे उस प्राचीन पैलेस से बाहर निकला। उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी। अभी अभी उसने अपनी कमाई गिनी थी और नतीजा था 1 मिलियन जायंट स्पिरिट स्टोन्स। ये देखकर लिन फे और खुश हो गया क्योंकि उसने पहले एबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो को 15 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स लोन दिए थे। अब उसका पॉकेट फिर से भर गया था। लिन फे हंस पड़ा। आज तो किस्मत बहुत अच्छी है। वह ऊपर की तरफ तैरने लगा। अब वह सरफेस पर जाकर अपनी यात्रा आगे बढ़ाना चाहता था। अचानक शू, दूर अंधेरे से एक रेड लाइट बीम निकली और सीधे लिनफे को जा लगी। धड़ाम! लिनफे पानी में थोड़ा घूम गया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए हमले की दिशा में देखा और फिर उसकी आंखों के सामने एक विशाल क्रीचर उभरा। लगभग 200 मीटर्स लंबा एक व्हाइट वर्म एलियन बीस्ट। उसके पीछे पीछे कई और वर्म्स थे जिनकी लंबाई करीब 30 to 40 मीटर्स थी। लिनफे उन्हें तेजी से अपनी तरफ आते देखता रहा, फिर धीरे से बुदबुदाया, तो ये वही क्लासिक सिचुएशन है। छोटे को मारो और बड़े को बुलाओ। शू शू शू। उस विशाल वर्म के माउथ से लगातार रेड लाइट बीम्स निकलने लगे। वे सीधे लिनफे पर दागे जा रहे थे। लिनफे तेजी से इधर उधर डॉज करने लगा। असल में ट्रेजर मिलने के बाद वह थोड़ा केयरलेस हो गया था, इसीलिए पहले अटैक में हिट हो गया। हालांकि माइंड पावर बैरियर ने उसे कोई नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन उसकी खुशी जरूर खराब हो गई। लिनफे की आंखें ठंडी हो गईं। अब बहुत हो गया, काउंटर अटैक का टाइम है। अचानक झील की गहराई में बिजली चमकी। जिला जिला, एक के बाद एक लाइटनिंग आर्क्स प्रकट होने लगे। फिर जिला बूम! दर्जनों बिजली की धाराएं एक दूसरे से जुड़ गई और एक विशाल 1 किलोमीटर लॉन्ग सिल्वर लाइटनिंग पावर ग्रिड बन गया। वह बिजली का जाल सीधे उन व्हाइट वर्म एलियन बीस्ट्स पर टूट पड़ा। अगले ही पल वह ग्रिड अचानक सिकुड़ गया और एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। भयानक इलेक्ट्रिक करंट ने उन सभी वर्म्स को पल भर में जला दिया और फिर उनके जले हुए शरीर पानी में टुकड़ों में बिखर गए। जब लिनफे पानी से बाहर उड़कर आया तो झील के ऊपर का मौसम जरा भी नहीं बदला था। तेज हवा अब भी चीख रही थी। अचानक दूर से एक विशाल वाटर स्पाउट उसकी तरफ तेजी से बढ़ता दिखाई दिया। उसका व्यास कई किलोमीटर चौड़ा था और ऊंचाई तो डजन्स ऑफ किलोमीटर्स तक जा रही थी। प्रकृति की इस भयानक ताकत को देखकर लिनफे ने सीधा टकराने के बजाय उसे अवॉइड करने का फैसला किया। वह दाईं तरफ मुड़कर उड़ने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उसके दाईं ओर भी एक और वाटर स्पाउट बन गया। लिनफे का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मैं उसने चारों तरफ देखा। हर दिशा में एक एक करके वाटर स्पाउट्स खड़े हो रहे थे। वह लगभग गुस्से से फटने वाला था। क्या मजाक है ये?
उसकी आंखें सिकुड़ गई। इतनी आसानी से मुझे रोक लोगे? उसने एक दिशा चुनी और बिना सोचे समझे सीधे उसी तरफ उड़ पड़ा, भले ही सामने विशाल वाटर स्पाउट खड़ा था। हू। हवा चीख रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। एक विशाल वाटर टॉर्नेडो पानी की सतह पर घूम रहा था। उसका ऊपरी हिस्सा काले बादलों और बारिश से जुड़ा था और निचला सिरा सीधे झील के पानी में धंसा हुआ था। दृश्य बेहद भव्य था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि ऐसे वाटर स्पाउट के अंदर हवा की गति 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो सकती है। ब्लू स्टार पर कोई भी जीव ऐसा नहीं था जो जानबूझकर इस तरह के वाटर स्पाउट में घुसने की हिम्मत करे, क्योंकि वह सीधा सीधा सुसाइड होता। लेकिन आज उस नियम को तोड़ने वाला कोई था। बूम! तूफानी हवा और बिजली के बीच एक आकृति सुपरसोनिक स्पीड से उड़ती हुई सीधे उस विशाल वाटर स्पाउट में घुस गई। वह था लिनफे। अंदर का तूफान इतना भयानक था कि साधारण इंसान तो पल भर में टुकड़ों में फट जाता। जैसे ही लिनफे अंदर घुसा, उसका 9 पावर बैरियर भयंकर हवा से टकराया। तुरंत उस पर दरारें पड़ने लगी, जैसे कोई कपड़ा फट रहा हो। लिनफे ने तुरंत साइकिक एनर्जी आउटपुट बढ़ा दी। टूटा हुआ मेंटल बैरियर तुरंत हील हो गया। लेकिन उसके बदले उसकी साइकिक एनर्जी तेजी से खर्च होने लगी। कुछ देर बाद बूम! वाटर स्पाउट के अंदर अचानक धमाका हुआ। अगले ही पल लिनफे उस भयंकर तूफान को चीरते हुए बाहर निकल आया। उसने पीछे मुड़कर देखा और बुदबुदाया, यह तो मेरी उम्मीद से ज्यादा साइकिक एनर्जी खा गया। लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर नहीं रही। आगे आसमान में फिर बिजली चमकी, गर्जन, और फिर एक एक करके नए वाटर स्पाउट्स बनने लगे। कुछ ही सेकंड में डजन्स ऑफ वाटर स्पाउट्स उसके सामने खड़े थे, मानो जानबूझकर उसका रास्ता रोक रहे हों। लिनफे ने गहरी सांस ली, फिर हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, तो अब गेम शुरू हो गया है। उसकी आंखों में चुनौती की चमक थी। मत सोचो कि इससे मुझे रोक लोगे। अचानक उसकी गति विस्फोट की तरह बढ़ गई। फिर से सोनिक बूम की आवाज गूंजी। इस बार लिनफे पहले से भी तेज उड़ रहा था, सीधे उन वाटर स्पाउट्स की तरफ। उसी समय ब्लू स्टार एक फ्लावर शॉप के अंदर एक युवा ग्राहक ने एक पौधा उठाकर, ब्यूटी, क्या आप मेरे लिए ये कैक्टस पॉट पैक कर सकती हैं? दुकान में उस समय दो लड़कियां काम कर रही थीं, बाइशी और छिनशियू। दोनों ग्राहकों के सामान पैक करने में व्यस्त थीं। बाइशी ने पीछे मुड़कर जवाब दिया, जी सर, 1 मिनट दीजिए, मैं अपना काम खत्म करके अभी पैक कर देती हूँ। कुछ देर बाद उन्होंने सभी ग्राहकों का सामान पैक कर दिया। ग्राहक चले गए और आखिरकार दोनों को थोड़ा आराम करने का समय मिला। दोनों ने पानी की बोतल उठाई। बाइशी ने कहा, मिस चिन, अब लगभग लंच टाइम हो गया है। आप चाहे तो बाहर जाकर खा सकती हैं या दुकान पर टेक अवे ऑर्डर कर सकती हैं। अभी मुझे भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद टेक अवे मंगा लूंगी। फिर उसने हल्के से कहा, और आप मुझे चिनशियू ही बुलाइए। बाइशी ने सिर हिलाया। ठीक है, तो आप भी मुझे बाइशी ही बुलाइए। चिनशियू ने दुकान के चारों तरफ देखा और आश्चर्य से बोली, यहां का बिजनेस सच में बहुत अच्छा है। सिर्फ आज सुबह में ही हमने 20 से ज्यादा लिंगजी पॉट्स बेच दिए। असल में दुकान का सबसे अच्छा बिजनेस आफ्टरनून में होता है। तब सेल्स अक्सर सुबह से ट्वाइस हो जाती है। यह सुनकर चिनशियू के दिमाग में तेजी से कैलकुलेशन शुरू हो गया। दुकान की सेल्स, अपनी सैलरी, उसने मन ही मन हिसाब लगाया। बेसिक सैलरी 5,500 प्लस 1% कमीशन। उसकी मंथली इनकम आराम से 20,000 युआन से ऊपर जा सकती थी। उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि यह सैलरी उसकी पिछली ऑर्गेनाइजेशन जॉब से थोड़ी कम थी, लेकिन फर्क यह था, अब वो वही काम कर रही थी जो उसे सच में पसंद था। और एक और प्रैक्टिकल वजह भी थी। जब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर आई थी, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। कुछ समय खर्च करने के बाद उसकी सेविंग्स लगभग खत्म हो चुकी थी। इसलिए ऐसा हाई पेइंग जॉब मिलना उसके लिए बहुत बड़ी राहत थी। कुछ देर बाद उसने बाइशी से पूछा, बाइशी, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछिए। हम सुबह से दुकान संभाल रहे हैं, लेकिन बॉस अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? बाइशी हल्का हंस दी। आप बॉस की बात कर रही हैं? उनके पास और भी काम होते हैं। वह रेयरली दुकान पर आते हैं। आमतौर पर तब आते हैं जब शॉप का स्टॉक लगभग खत्म हो जाता है। चिनशियू अब और क्यूरियस हो गई। तो बॉस कैसे इंसान है? कहीं बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं? बाइशी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे लिन फेई फे की कई बातें याद आ गई। उसने कहा, बॉस का पर्सनैलिटी बहुत जेंटल है। उन्हें अटेंशन पसंद नहीं है,
ट्रबल थिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं। वह एम्प्लॉयज के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और कभी कभी हमें फ्रूट्स और स्नैक्स भी खरीद कर देते हैं। चिनशियू की आंखों में हल्की चमक आ गई। अच्छा, मैं उनसे मिलने के लिए अब थोड़ा एक्साइटेड हूं। इसके बाद दुकान में कुछ देर के लिए शांति छा गई। कोई ग्राहक नहीं आया। इस खाली समय का फायदा उठा चिनशियू ने दुकान में रखे स्पिरिचुअल प्लांट्स को ध्यान से देखना शुरू किया। अपने पुराने रिसर्च अनुभव के अनुसार कुछ प्लांट्स जैसे कैक्टस या प्रिकली पेयर को स्पिरिचुअल प्लांट में ट्रांसफॉर्म करना बेहद मुश्किल होता है। अगर ऐसा करना भी हो तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खर्च करने पड़ते हैं और अंत में मिलने वाला फायदा अक्सर उस खर्च से कम होता है। लेकिन यहाँ फ्लावर शॉप में उसे बड़ी संख्या में कैक्टस स्पिरिचुअल प्लांट्स दिखाई दिए और उनकी कीमत देखकर तो वो लगभग स्तब्ध रह गई। एक पॉट की कीमत 998 युआन। हाँ, सिर्फ 998 युआन में एक पूरा स्पिरिचुअल कैक्टस मिल रहा था, जबकि उसके पुराने ऑर्गेनाइजेशन में एक कैक्टस को स्पिरिचुअल प्लांट बनाने के लिए लगभग 100 टाइम्स ज्यादा पैसा खर्च होता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ के कैक्टस प्लांट्स की क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन के बनाए प्लांट से भी बेहतर थी। चिनशियू ने धीरे से एक कैक्टस पॉट को छुआ और अपनी परसेप्शन एबिलिटी फैलाकर उस स्पिरिचुअल प्लांट को जांचने लगी। कुछ देर बाद उसने दुकान के सभी डजन्स ऑफ प्लांट्स की जांच कर ली, लेकिन अंत में उसे एक और अजीब चीज पता चली। इन प्लांट्स की साइकिक एनर्जी गैदरिंग एफिशिएंसी आपस में काफी अलग थी, जबकि थ्योरी के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप चाहे तो मैं अगले मैसेज में चैप्टर 1000। हाँ, पानी के उस इलाके से बाहर निकलने के बाद जहां चारों तरफ वाटर स्पाउट्स भरे हुए थे, लिनफे ने हल्की सी सांस छोड़ी। उसका चेहरा अब पहले से काफी शांत लग रहा था। उस उथल-पुथल भरे समुद्री क्षेत्र से निकलने के लिए उसने काफी सायोनिक एनर्जी खर्च कर दी थी। पहले अपनी सायोनिक एनर्जी रिकवर कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। लिनफे ने कुछ पल सोचा और फैसला कर लिया। वह हवा में ही क्रॉस लेगेड बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और कल्टीवेशन शुरू कर दी। उसके नियंत्रण में उसके शरीर की साइकिक एनर्जी बाहर की हवा में मौजूद फ्री साइकिक एनर्जी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करने लगी। कुछ ही देर में शांत समुद्र के ऊपर साइकिक टाइड का एक विशाल क्षेत्र बन गया। पानी के भीतर मौजूद स्ट्रेंज बीस्ट्स बेचैन हो उठे। कुछ शक्तिशाली समूहों से जुड़े अजीब जीव तुरंत उस इलाके से दूर हट गए और अपने अपने मालिकों को स्थिति की खबर देने लगे। यह साइकिक टाइड करीब 10 मिनट तक चला, फिर धीरे धीरे गायब हो गया। लिनफे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एनर्जी रिकवरी के दौरान पैदा हुई इस हलचल ने पानी के भीतर कई शक्तिशाली जीवों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। बेशक अगर उसे इसका पता भी चल जाता तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वे स्ट्रेंज बीस्ट्स उसे परेशान करने आए तो वह इस मौके का इस्तेमाल कुछ एक्वाटिक प्रोडक्ट्स इकट्ठा करने में कर लेगा। बूम! सोनिक बूम की आवाज गूंजी। लिनफे एक सुपरसोनिक फाइटर जेट की तरह तेजी से उड़ता हुआ कोल्ड वाटर लेक के केंद्र की तरफ बढ़ गया। यह जगह ठंडी थी, वीरान और लगभग इंसानों की पहुंच से बाहर। पूरा इलाका शुद्ध सफेद बर्फ से ढका हुआ था। द्वीप के पूर्व और पश्चिम दोनों किनारों की गहराई में हमेशा चलने वाले भयानक स्नो स्टॉर्म्स मौजूद थे। यह कोल्ड वाटर लेक के बिल्कुल मध्य में स्थित एक द्वीप था। बहुत लंबे समय तक, यहां तक कि पिछले 100 वर्षों तक भी, यह द्वीप पूरे साल बसंत जैसा हरा भरा रहता था। लेकिन एक साल पहले अचानक यहां बर्फ गिरनी शुरू हो गई। धीरे धीरे ठंड इस द्वीप की मुख्य जलवायु बन गई। हालांकि अभी भी कुछ गर्म इलाके मौजूद थे, लेकिन ठंडे क्षेत्र लगातार फैलते जा रहे थे। अगर यही हाल रहा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह द्वीप जो कभी साल भर वसंत जैसा रहता था, अंत में पूरी तरह एक आइसलैंड में बदल जाएगा। इसी समय लिनफे, जो आराम करने और लंच करने के लिए जगह ढूंढ रहा था, उस द्वीप के बाहर पहुंच गया। उसने साफ देखा, द्वीप के पूर्व और पश्चिम ध्रुवों पर अचानक दो विशाल शुद्ध सफेद स्टॉर्म वोर्टिसेस बन गए। वे धीरे धीरे फैल रहे थे। पूर्व वाला बड़ा था और पश्चिम वाला थोड़ा छोटा। अगर ये दोनों स्टॉर्म वोर्टिसेस ऐसे ही फैलते रहे तो आखिरकार बर्फ और ठंड पूरे द्वीप को ढक लेंगी। लिनफे ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, यह भी एक अजीब सेलेस्टियल फिनोमिनन है। रास्ते में उसने कई अजीब अजीब प्राकृतिक घटनाएं देखी थीं, इसलिए यह दृश्य उसे खास हैरान नहीं कर पाया। उसका पेट अब थोड़ा भूखा लग रहा था। लिनफे ने देर नहीं की। वह तुरंत उड़कर द्वीप के बीचों बीच मौजूद उस ग्रीन एरिया की ओर बढ़ गया, जहां वह आराम से लंच कर सकता था।
द्वीप पर उतरते ही लिनफे की सांस से सफेद धुंध निकली। हालांकि आसपास हरियाली थी, लेकिन द्वीप के दोनों किनारों पर चल रहे स्नोस्टॉर्म्स की वजह से हवा का तापमान अभी भी काफी कम था। लिनफे ने सीट पैरासोल निकाला। फिर उसने एक बड़ा लैम्ब चॉप निकाला और उसे ग्रिल करना शुरू किया। कुछ ही देर में लैम्ब चॉप अच्छी तरह पक गया। वह मेज के पास बैठ गया, अपने लिए आइस्ड फैट फैट हाउस हैप्पी वाटर का एक गिलास डाला और आराम से अपना लंच खाने लगा। भुने हुए मांस की खुशबू हवा के साथ जंगल के अंदर तक फैलने लगी और लगता था इस लुभावनी खुशबू ने किसी का ध्यान खींच लिया था। शाह शाह। जंगल के अंदर से हल्की सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के कदमों की आहट हो और वे तेजी से लिनफे की ओर बढ़ रहे हों। लिनफे ने गर्म लैम्ब चॉप पर हल्की सी फूंक मारी और एक बड़ा टुकड़ा काटकर खा लिया। बॉस ने मुझे धोखा नहीं दिया। यह लैम्ब चॉप सच में बहुत स्वादिष्ट है। जैसा उसने कहा था, यह सच में उसके अपने फ्री रेंज शीप का मांस है। आधा लैम्ब चॉप खत्म हो चुका था और लिनफे का पेट भी लगभग भर गया था। उसने गिलास में बचा हुआ आइस्ड फैट हाउस हैप्पी वाटर पी लिया और प्लेट में बचे हुए लैम्ब चॉप को समेटने ही वाला था। तभी पीछे जंगल में अचानक हलचल हुई। लिनफे तुरंत खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर देखा। उसे 3 साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस हुई। शा शा शा। अगले ही पल 3 आकृतियां जंगल से बाहर कूद पड़ी। लिनफे ने उन्हें देखते हुए मन ही मन सोचा, ये फिश टेल वाले वेल्थ वोल्व्स हैं। उसके सामने दर्जन भर सफेद अजीब जीव खड़े थे, जिनके शरीर भेड़ियों जैसे थे, लेकिन उनकी पूंछ मछली की तरह थी। रोर। वे वेल्थ वोल्व्स लिनफे पर गुर्राए, लेकिन अगले ही पल उनकी नजर सीधे लिनफे की मेज पर रखे अधूरे ग्रिल्ड लैम्ब चॉप्स पर टिक गई। लिनफे ये देखकर हंस पड़ा। उसे समझ आ गया कि ये उसे नहीं, बल्कि उसके खाने को देख रहे हैं। उसने अधूरा लैम्ब चॉप उठाया और सीधे उनकी तरफ फेंक दिया। गर्म ग्रिल्ड लैम्ब चॉप उनके सामने गिरा। वे तुरंत उसके चारों तरफ घिर गए। एक तरफ वे सतर्क होकर लिनफे को देख रहे थे और दूसरी तरफ बारी बारी से लैम्ब चॉप खाने लगे। लिनफे मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अपना सामान समेटा, फिर बिना उन स्ट्रेंज बीस्ट पर ध्यान दिए हवा में उड़ गया और द्वीप के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ गया। जैसे ही लिनफे बर्फीले क्षेत्र में पहुंचा, उसके मन में बस एक ही विचार आया, बहुत ठंड है। उसने उड़ने की ऊंचाई थोड़ी कम की और धीरे धीरे पूरे आइस फील्ड के ऊपर उड़ने लगा। अपने शरीर को गर्म रखने के लिए उसने एक सुपर नेचुरल एबिलिटी इस्तेमाल की। एक जलती हुई फ्लेम स्फीयर उसके चारों ओर तैरने लगी। यहां का तापमान कम से कम -20 डिग्री तो होगा। लिन फेई ने ठंड को महसूस करते हुए अंदाजा लगाया। चारों तरफ तेज हवा चल रही थी। ठंडी हवा चाकू की तरह चेहरे पर लग रही थी। हालांकि वह अभी भी स्टॉर्म वोर्टेक्स से कुछ दूरी पर था, इसलिए बर्फ ज्यादा नहीं गिर रही थी, लेकिन चारों तरफ बस सफेद बर्फ ही बर्फ थी, इतनी चमकदार कि आंखों को चुभने लगी। लिनफे ने तुरंत अपने डिमेंशनल स्पेस से एक सनग्लासेस निकाला और पहन लिया। अब उसकी आंखों को राहत मिल गई। नीचे झुककर देखने पर उसके पैरों के नीचे एक विशाल आइस प्लेन फैला हुआ था। ऊबड़ खाबड़, कहीं ऊंचे टीले, कहीं गहरी घाटियां, लेकिन हर जगह एक ही चीज समान थी, ठंड और सन्नाटा। लिनफे को इस सफेद मैदान में जीवन का कोई निशान नहीं दिखा। आसमान में भी एक भी पक्षी नहीं था। बस एक अकेला सूरज इस बर्फीली दुनिया पर बेरहमी से चमक रहा था। लिनफे ने सिर उठाकर दूर देखा। बहुत दूर सामने पूरा आकाश धुंधला दिखाई दे रहा था। वहां एक विशाल ब्लिजर्ड वोर्टेक्स तेजी से फैल रहा था। उसके उठाए हुए बर्फीले तूफान ने आसमान तक ढक लिया था। दृश्य इतना भयानक था कि किसी का भी दिल दहल जाए। और वह वोर्टेक्स तेजी से आगे बढ़ रहा था। लिन फे ने सोचा, अगर पश्चिम की तरफ भी यही स्थिति है, तो इस गति से द्वीप के बीच वाला हरा क्षेत्र जल्द ही बर्फ से ढक जाएगा। उसने मुड़कर पश्चिम की ओर देखा। दूर क्षितिज पर उसे हल्की सी काली रेखा दिखाई दी। वह द्वीप के पश्चिमी हिस्से की रूपरेखा थी। लिनफे की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। यह ब्लिजर्ड शायद प्राकृतिक रूप से नहीं बना। चलो आगे देखते हैं, शायद कुछ दिलचस्प मिल जाए। फैसला करने के बाद उसने डायमेंशनल स्पेस से अपने विंटर क्लोथ्स निकाले और पहन लिए। आखिरकार, जब कोई भी बर्फीले इलाके की एक्सप्लोरेशन करता है, तो सही तरीके से गर्म रहना बहुत जरूरी होता है। अगर ठंड लग गई, तो बाद में पछताना ही पड़ेगा।